हेलो जैन, गुड इवनिंग। सो 5 मिनट में चालू करते हैं। आज थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। जिनका कुछ क्वेश्चन है या व्यू है वो रिक्वेस्ट भेजिए। पहले आपकी बात सुनते हैं एंड देन विल टेक अप द डिस्कशन हेड। तो मेरे पास 3-4 रिक्वेस्ट तो आ रखी है। और जिसको भी बोलना है तो एक बार रिक्वेस्ट भेजिए, देन विल टेक इन दिस ऑर्डर। सो गौतम फर्स्ट एंड सिद्धार्थ, गो अहेड। उसके बाद हम नॉर्मल स्पेसेस का जो भी व्यू है वो चालू करेंगे। सो गौतम, बी स्पेसिफिक। अगर कोई व्यू है तो वो, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके अलावा। एंड सिद्धार्थ ऑल्सो, गो अहेड। Can I go ahead? If Gautam is not there, you can start, Siddharth. Yeah. Sure. Uh, सर माय क्वेश्चन इज दिस। मैं थोड़ा मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। बेसिकली मंथली वीकली देखता हूँ और डेली पे जब भी RSI 60 के ऊपर जाता है मैं स्टॉक्स को बाय करता हूँ। बट अभी करंट वाले मार्केट में एक्चुअली काफ़ी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो भारत फोर्ज, कमेंस, JPM ऑटो, मतलब काफ़ी सारे हैं। तो शैल आई कंटिन्यू विद दिस स्ट्रेटजी या कुछ और देखना? वॉल्यूम्स भी देखता हूँ मैं, एवरेज वॉल्यूम्स अगर क्रॉस करता है किसी दिन डे एंड पे तभी बाय करता हूँ। बट पिछले 4-5 बार से ऐसा हो रहा है अभी, क्योंकि 2 दिन के फॉल ऐसे चल रहे हैं। तो शैल आई कंटिन्यू विद दिस स्ट्रेटजी और शैल आई चेंज इट? यू शुड कंटिन्यू विद द स्ट्रेटेजी। देखो मार्केट का मोमेंटम अभी ऐसा है कि सब कुछ ही गिर रहा है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो सिस्टम को है ना, सिस्टम हॉपिंग मत करो। सिस्टम हॉपिंग करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम है ना उस चीज को छोड़ के फिर कुछ नए चीज ढूंढना शुरू कर देते हैं, विच शुड नॉट सो हैपन। तो आपका काम यही होना चाहिए कि जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, सबके लॉसेस आते हैं। ये मत पकड़ के चलना कि कोई भगवान है जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। बट अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती है आपके लिए, आप इसी स्ट्रेटेजी पे स्टिक ऑन लो। दैट वुड बी माय एडवाइस। एंड घनश्याम सर इज आल्सो देयर, सो घनश्याम सर कैन ऐड टू इट। जय हिंद एंड गुड इवनिंग। सिद्धार्थ जी, ये स्ट्रेटेजी जो है ये जब मार्केट मोमेंटम में रहता है उस समय काम करती है। अभी जो अनसर्टेन मार्केट है जहाँ पे मार्केट डेली बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट दे रहा है, उसमें ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट हो गए। वन वे मार्केट जब रहेगा उस समय ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। ओवर टू यू। Thanks a lot, sir. Thanks a lot for giving the chance to speak. Thank you, sir. This is it. और भी जो भाई लोग बोलना चाहे, फोरम इज ओपन, कम एंड स्पीक। जो भी है, अगर कुछ व्यू शेयर करना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो भी है, एक बार यू कैन कम एंड स्पीक, वी विल लिसन टू यू। और अगर हमें कुछ ऐसा लगेगा कि आपको कुछ एडवाइस देनी चाहिए तो देंगे भी। सो इट इज ओपन फॉर ऑल। So we'll take Chahal's view first and then we'll take the next speaker. Yeah. हाँ जी, हाय हिमांशु सर, हाय अमित सर। मेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन इज चहल। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग वंस। No, sorry. कोई बात नहीं। थोड़ा बिकॉज एक्चुअली कोई Indian. क्वेश्चन है नहीं, सो मेरे को पूछना था कि टॉपिक चल क्या रहा है, बिकॉज आई हैव जस्ट एंटर्ड। No, टॉपिक तो कुछ भी नहीं चल रहा है। and मार्केट का व्यू again दे रहे sorry, हैं सर। चहल, yes. हाँ जी, ठीक है। आई कैन टेल अबाउट बैंक निफ्टी। आई पर्सनली फील कि अभी यहाँ से जो 2 दिन का हमने फॉल देखा है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ये
अब कूल डाउन होने वाला है, इट्स गोना गो अप, बट आई थिंक कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट इट कैन गो बैक टू द लेवल ऑफ 41,800, बिटवीन 41,700 एंड 41,800. उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है. सो आई एम डेफिनेटली आइंग एट दैट लेवल. आईटी में और मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा पहले व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश था, बट अभी इट्स वेरी स्लाइटली बुलिश. उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम इस टाइम पे नहीं दिख रहा है. Except for that, if we are talking about stocks, I have a couple of stocks, but I think I don't know if we're in that conversation right now, which I'm looking at. मैं आपको दो वैसे नॉर्मली बता देती हूँ. आई एम लुकिंग एट गुजरात गैस टू शॉर्ट इट. उसका एक आवरली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकडाउन आया छोटा सा, बट विल हैव टू स्टिल लुक एट दैट लेवल. And दूसरा stock which looks really good to look at is there's a weekly breakout in a stock called, अब इसका pronunciation नहीं पता मुझे, it goes like LINDE India. इसमें वीकली में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है काफी लंबे टाइम के बाद, एंड आई थिंक दैट कैन बी अ गुड थिंग टू लुक एट इफ एनीबडी like trades on breakouts. These are the two things which I wanted to mention. Thank you. That's pronounced as Linde India. हाँ जी, लिंडे. ठीक है, मेरे को लगा था मैं गलत बोल दूंगी, तो मैंने नाम ही बोल दिया. नाम ही उसका वैसे ही बोलते. अब कुछ और भी लोग उसका मतलब निकालते हैं, पर जो कंपनी का नाम है वही है, तो हम कितना चेंज कर सकते हैं उसमें. हाँ, इसीलिए मैंने बस वही बता दिया ना, स्पेलिंग बता दी. क्या पता है, अब क्या अपने हिसाब से तो नहीं चल सकता ना, अपन नॉर्थ इंडियन है तो अपने को मतलब समझ में आए, तो कुछ नहीं कर सकते चीज. अब वो कंपनी का नाम ही ऐसा लगेगा ना. हाँ जी. यस घनश्याम सर बताइए. लिंडे इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर थोड़ा डीप जब भी आए उसमें बाय करते चलो. खाली मोमेंटम के हिसाब से इसको मत देखो. ये कंपनी सिलेंडर्स बनाता है, सीएनजी सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, और जो हमारे फायर फाइटिंग वाले इक्विपमेंट के सिलेंडर्स होता है, ये सभी में है. और यूरोप में भी ये कंपनी का एक्सपोजर है. तो जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो वो चीज़ भी इसमें ध्यान में रखना, और एक्सपेंशन भी चालू है. थैंक यू. ओवर टू यू. हेलो सर, हाय. मेरा नाम कुलवंत सिंह है. मेरा क्वेरी बेसिकली LIC से रिलेटेड है. मैं देख पा रहा हूँ कि LIC का मार्केट कैप 4,30,000 करोड़ है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 39 lakhs का है. और अपने को सबको ही पता है कि LIC ऑलमोस्ट हर अच्छा स्टॉक होल्ड करता है, और भी पता नहीं उसकी अदर देन इक्विटीज भी इन्वेस्टमेंट्स होगी, विच आई डोंट नो, वट एवर. तो मेरा ये कहना है कि इज इट अ गुड बाय, बिकॉज जब IIFL फाइनेंस का 13,200 करोड़ मार्केट कैप था, उसने अपनी एक सब्सिडियरी IIFL हाउसिंग फाइनेंस समथिंग ऐसा कुछ था, वो उसकी डील करी थी कुछ एक परसेंटेज स्टेक की, और उसके हिसाब से उसकी सब्सिडियरी की ही वैल्यू 12,000 करोड़ आ रही थी, और पूरी IIFL फाइनेंस होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी उस टाइम पे 13,200 करोड़ पे थी. और फंडामेंटली उसको कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी है, और वहाँ से ऑलमोस्ट उसने 50% रिटर्न दे भी दिया है. तो इज LIC गोइंग टू बी द सेम वैल्यूएशन, आई मीन चीप वैल्यूएशन, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मार्केट? सर यू आर सो लकी. घनश्याम सर तो यहाँ है ही है, और Yes. उसके अलावा फैबुलो भी आ गए. दीज आर द बेस्ट टू पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन. सो एनी वन ऑफ दीज टू कैन टेक योर क्वेश्चन. Yeah. फैबुलो आप ले लो इसको. Yeah. नहीं घनश्याम सर आप ले लो. LIC पे वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स. ना, LIC मेरा फेवरेट नहीं है, और LIC का वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट है, और जो भी होल्डिंग कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी रहती है, उसको उसका पूरा इन्वेस्टमेंट के बेस पे वैल्यूएशन नहीं मिलता है. आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेस करना है, तो प्रॉपर अपना इसको SIP मोड में परचेस करते रहो, सिप मोड में, तो बढ़िया रहेगा वन टाइम के लिए और शॉर्ट प्रॉफिट के लिए. ये ठीक नहीं. और इसका एक बीच में कुछ इसके डायरेक्टर कुछ एक देने वाले थे इस पे रिपोर्ट, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उस पे से इसका फेयर वैल्यूएशन क्या रहेगा उसका एक अंदाजा आ सकता है.
बट वो आया है या नहीं आया है मैंने ट्रैक नहीं किया है। ओके, ठीक है, फाविल आप कुछ ऐड करना चाहते हो? I seriously don't invest in any insurance course, especially life insurance companies. Operating margin 1% का है, अब इसके आगे क्या बोलना। There are many ways to play one particular sector. I always say, for example, if you want to play the real estate sector, instead of buying the builder directly, real estate supports 30 industries directly and indirectly sectors. So go and buy. So they search those 30 sectors if you are bullish on real estate. Same way, life insurance or insurance sector, as in, there are many other ways to play it. Aggregator ले लो, online platforms ले लो, fintech ले लो, IT देख लो. So that is how I would ideally play the insurance sector. Okay, understand these guys are doing something that nobody has. मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स है ना, आप एक एनालिस्ट का मॉडल उठा के देख लो जो रिसर्च एनालिस्ट है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, he would ideally make forward looking statements for 5 years, और वो 3 साल के बाद में he himself will tell you that my accuracy falls. So उसकी accuracy for the 4th year of projections would be around 60-70%. For the 5th year of projection it will fall below 50. So he also will value at the 3rd year projections. तो वो 3rd year के projection पे PE multiple लगा लेगा या जो भी EV EBITDA कर लेगा, क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई जैसे रियलिटी है तो वो कैश फ्लोस पे कर लेगा, तो depending upon the sector. So these life insurance companies are trying to project their earnings or cash flows as long as your life is. So if I am say X years and I'm going to die after 40 years, so they are trying to project their cash flows, क्योंकि उनको तो मेरे को 40 years के बाद में देना है या 30 years, whatever be the case. So 40 years के बाद में they are going to pay my family, so they are going to project 40 years. 40 years कौन project कर सकता है? Who knows what will happen in 40 years? It's very difficult to do it. So yeah, I don't. one more. Yeah, thank you. So one more point I wanted to highlight. Just a minute. I'll add to it. मैं फंडामेंटल नहीं जानता LIC का इतना, but whatever technical patterns are suggesting me till it holds below 620, मतलब अगर 620 नहीं तोड़ता है तो probably it can head toward 4 figure, मतलब IPO के लेवल को निकाल सकता है in next 6-12 months. उसके बाद क्या करेगा मुझे नहीं पता, जब तक 620 होल्ड कर रहा है, स्पेशली LIC की, LIC मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने भी ऐड किया हुआ है, तो LIC को अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड करके रखो, आपका IPO का अलॉटमेंट है तो ये प्रॉपर एक लेवल रहेगा, जब भी मार्केट वापस एक रिवर्सल दे तो वहां पे जाके LIC को ऐड कर सकते हो, या प्लीज नहीं। इसमें मेरी एक चीज है, LIC का जो LIC कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट है, पर जहाँ LIC इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे सबको डाउट है कि LIC, देखिए जो सबसे बड़ा DIE है वो LIC है। जब मार्केट को बचाना होता है तो LIC आगे आता है। तो LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे है और वो उसको कैसा रिटर्न देगा, वो भी एक टॉपिक है डिस्कस करने का। सो वेयर इंडिया इज इन्वेस्टिंग इनटू LIC, एवरी कॉमन मैन इज उसको पास LIC है ही है, बट वेयर LIC इज इन्वेस्टिंग, दैट इज अ टॉपिक वी नीड टू डिस्कस, एंड वो उसके स्टॉक की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। सो इधर घनश्याम सर, अमित और हिमांशु सिंपल बताता हूँ, LIC जो टॉप नॉच निफ्टी 50 है, ठीक है, उनमें सब जगह उसकी होल्डिंग होती है, निफ्टी 500 है उसमें सब जगह उसकी होल्डिंग होती है। उसके बाद का ये बेसिक तो भाई मैं भी जानता हूँ, है ना। अगर तो इतना बड़ा इन्वेस्टर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका, मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूँ जो न्यूज में भी आता है, पढ़ते भी है, पर LIC कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, उसको मतलब क्या समझ के किसी भी एक स्टॉक में या एक सेक्टर में या एक ग्रुप में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज No, Himanshu, that is regulated by IRDA, मतलब Insurance Regulatory
अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करती है उसको किसी एक सेक्टर में। उसका कुछ बेंचमार्क है, घनश्याम सर या फेवियो को याद रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज्यादा होल्डिंग भी नहीं कर सकती जब तक कि उसका प्रमोटर नहीं बने। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आईडीबीआई लिया था ना, तो आईडीबीआई में उसको स्टेक रिड्यूस ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने उसको टाइम दे दिया थोड़ा सा। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% नहीं कर सकती, और जहां तक मुझे पता है पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ कैपिंग है उसका, 20% या 25% कैपिंग है, तो पर्टिकुलर सेक्टर में भी उसका कैपिंग चलता है। तो चलो ठीक है, फेवियो और घनश्याम सर बता अच्छे सकते। से Sir, if you can give me a chance, one point I wanted to highlight. या प्लीज गो इट। अभी जैसे फेबिलो सर ने बोला कि 1% पे ही ये काम करता है ग्रॉस मार्जिन, विच इज एब्सोल्युटली राइट। 1 या 1.5%। फॉर एग्जांपल मार्च का 7,20,000 उसका सेल्स था और 11,000 उसका वो था ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज हार्डली 1.5%। बट अगर मैं उसकी 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखूं, जिसमें मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज में है, गवर्नमेंट बैंक्स में है, वेदांता जैसी कंपनियों में है, और जहां मार्केट अप हुआ है 40 लाख करोड़ पे उसका 4 लाख करोड़ भी बढ़ा होगा, है ना। तो आप तो देखो कि उसके सेल्स का 50% से ज्यादा तो उसको इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न मिल गया, भले उसका कोर बिजनेस उसको 1% ग्रॉस रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी 2200-2500 चला जाए एलआईसी, तब लोग ये हाईलाइट करे और तब अपने को लगे यार ये चीज तो नोटिस करने वाली थी, आंख के सामने थी, वो देखा और आंख बंद कर ली। नहीं सर, वैलिड पॉइंट है। और ये अपने जो अपन लोग भी ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी यही होता है ना, बिकॉज उसके पास बड़ा कैपिटल है, वो बड़ा बड़ा रिस्क ले रहा है, बड़ा वो सब कुछ कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो अपन लोग भी छोटे कैपिटल या मतलब इतना तो बोल ही नहीं सकते छोटा, मतलब अपना तो कुछ है ही नहीं मार्केट के उसमें। पर अगर वाइजली एलआईसी भी ट्रेड करेगा तो उसको फायदा होगा, और इन्वेस्ट करेगा तो। और नहीं, सो चलो ये एक अलग टॉपिक है। चलो फेविलो, यस यू। I'll add on to it. I'll add on to what the query was, that that LIC has X number of portfolio or AUM on its balance sheet, and so as you know that they invest in blue chip stocks, they invest in even commodity stocks, they invest in basically Nifty 500 pakad lo ya Nifty 1000 pakad lo for them, because IDFs, I don't know if IDBI would be in Nifty 500. That is मेरे को नहीं पता है, तो I won't comment on that. तो एट द एंड आप ये समझो कि अगर इफ इट्स इनटू सम ऑफ द मिड कैप्स, तो मिड कैप गिर रहा है और निफ्टी बढ़ रहा है, तो कहाँ ना कहाँ पे इट इज गोइंग टू गिव यू द रिटर्न्स व्हाट मार्केट इज गोइंग। तो उसका जो वन साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, जो उसका इन्वेस्टमेंट साइड का एसेट साइड का जो उसका बैलेंस शीट है, दैट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स ऑफ what the market is going to give you, or sometimes even lesser than that, right? उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड है। तो उससे अच्छा तो मैं और सेकेंडली और उसका जो लाइबिलिटी साइड है, दैट वी डिस्कस्ड इज वेरी डाइसी, जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट करना है, जो उसका नॉर्मल बिजनेस है। सो दीज आर दी टू साइड। अगर आप धंधा देखो तो बहुत सिंपल है इवेल्युएट करना, एसेट साइड बना लो, लाइबिलिटी साइड बना लो। एसेट साइड पे उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है, दैट इज नॉट गोइंग टू ग्रो more than market definitely, and most of the time it is going to grow lower than the market returns because it is that much diversified, concentration तो है ही नहीं। लाइबिलिटी साइड पे आऊँ तो लाइबिलिटी साइड वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द इश्यूज। 1% का धंधा है, 1 से 1.5% का, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और उसके ऊपर भी इसका क्लेम्स रेशियो कैसा है वो सब देखना पड़ेगा उसको, और LIC का नाम है तो उसको देना पड़ेगा। वन ऑफ द लेगेसी कंपनीज, पेनिट्रेशन कैसा है वो देखना पड़ेगा। ICICI Prudential है, these new companies come, if they come like new age guys, they would prefer a private company जहाँ पे उन लोगों को सर्विस ज्यादा अच्छी मिलती है, तो पेनिट्रेशन कैसा होता है आपको वो सब भी देखना पड़ेगा, राइट? सो इंस्टेड why don't I just go and buy Nifty Bs where at least I know if like LIC में तो क्या होगा, अगर एक बैड कंपनी उसने उठा ली, उसमें जिसने इन्वेस्ट कर दिया एंड इट्स नॉट परफॉर्मिंग, सो वो तो उसके साथ में रहने ही वाली है, इट इज नॉट गोइंग टू सेल, राइट? बट इफ आई बाय निफ्टी बीज, निफ्टी तो ऑटो क्या बोलते हो उसको, ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इफ अ कंपनी इज परफॉर्मिंग बैड तो वो तो निफ्टी से निकल जाएगा और एक न्यू परफॉर्मिंग कंपनी आ जाएगी, तो निफ्टी बीस लेके रख लो अगर आपको वो टेंशन है कि IDF ये LIC का एसेट साइड का जो उसका पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो फेविलो सर देखो, निफ्टी 20 में लेने जाऊंगा तो मुझे मार्केट प्राइस में मिलेगी। LIC मेरा मानना है कि अगर पिटा हुआ प्राइस है, अगर उसकी रियल वैल्यूएशन से 1/4 तो पे चल रहा है, अगर आपको पता है कि वो डिस्काउंटेड पे है, तो देन यू डोंट नीड नो आस्क अस।
मैंने क्या आज ही लिया है 685 या 86 पे लिया है और बड़ा क्वांटिटी लिया है। तो मैं है ना अभी स्क्रीनर पे एक टूल है, टूल्स में जाते हैं फिर सर्च शेयर होल्डर्स में जाते हैं। तो सर्च शेयर होल्डर में जाता हूँ तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, फिर विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, यूको बैंक, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, विजया बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, भारत फॉर्ज, BHEL, औरोबिंदो, इन सब में जी एंटरटेनमेंट, बंगाल एंड आसाम कंपनी, यूनियन बैंक, बाटा, तो टोरंट वही तो पावर, पूरा मार्केट बलरामपुर लेके रखा है चीनी। उसने। हाँ तो भैया वही उसके मैं पास बोल पूरा मार्केट है, Listen, पूरा हाँ मार्केट है उसके पास। वही बोल देखिए अगर मैं यही I'll बोला हूँ finish कि this in 30 हाँ seconds, not even 30 seconds, yes, 10 yes. seconds flat. There is something known as confirmation bias. ये 2 वर्ड आप गूगल कर लो. Just Google confirmation bias and we are over here and we can again have a discussion on this. मैं समझ गया आप बोल रहे हो कि मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं पॉजिटिव ही सुनना चाहता हूँ, राइट? नहीं Right. मगर नहीं नहीं एक्चुअली जैसे देखिए उसमें नहीं दूसरी बात है, आपने आपने क्या जब आपने आज ये ट्रेड लिया या जो भी आपने पोजीशन ली, तो आपने LIC के कोर बिजनेस को माइंड में लेके ये पोजीशन ली या आई LIC विल का टेल यू जो आई विल टेल यू डाइवर्सिफाइड हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ है, हाँ मैं उसको बता लेके लिए, हाँ उसमें नहीं फर्क है ना सर। अगर आप मैंने कोर बिजनेस टेक्निकल्स देखेंगे सर, एक हाँ मिनट मेरे को मैं फिनिश तो करने दो। यस अगर आप कोर बिजनेस देखेंगे तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हैंड्स डाउन it is the largest player in insurance sector and it will be in coming times. अगर कोर बिजनेस आपने देखा है तो LIC is a leader and will be a leader for a long time. चाहे कितने भी प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अ, जैसा होता है ना कि आप ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं तो आपको लगता है किसी को बोलते हैं कि भाई आपने ब्रश किया है, लोग बोलते हैं कि यार कोलगेट कोलगेट किया था क्या सुबह, तो कोलगेट की जो वैल्यू बन गई ना, तो लोग ऐसा नहीं बोलते आपने इंश्योरेंस लिया है, आप बोल LIC लिए क्या। अब वो LIC का क्या मतलब है, LIC ब्रांड इंश्योरेंस है वैल्यू, ना। ब्रांड वैल्यू। हाँ, तो सिंपल सिंपल ये चीज है, अगर उसका कोर बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जो उसका जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द मार्केट है, अगर उसको लेके आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। इतनी मेरा तो ये बात थी, बाकी शायद चहल वांटेड टू ऐड समथिंग, जस्ट गो अहेड प्लीज। सर एक पॉइंट रख दूं, घनश्याम सर आपका आंसर एक्चुअली देना है, मैंने कैसे लिया वो बताना चाहता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है, देखो सब ट्रेडर का अलग अलग मेथड होता है, कोई फंडामेंटल देख के लेता है, कोई टेक्निकल्स में भी कोई IV देखेगा, कोई 6 मंथ चार्ट देखेगा, कोई मूविंग एवरेज देखेगा, सब अलग अलग करते हैं। मैं क्या करता हूँ 1 मिनट चार्ट देखता हूँ, है ना। 1 मिनट चार्ट मेरे को पता होता है, रटा हुआ होता है कि ये स्टॉक में है ना पर मिनट 2.5 से 3 हजार का ही ट्रेडिंग होता है, फलाना स्टॉक है, डिकना स्टॉक है तो उसमें 10,000 का एवरेज ट्रेडिंग होता है। फिर कभी क्या होता है वो स्टॉक में मेरे को 3-3 लाख 4-4 लाख का कैंडल दिखता है पर मिनट और ग्रीन साइड जाता है, एकदम बुलिश ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि अभी इसमें कोई फंड हाउस लेने आया है, क्योंकि नॉर्मल तो जो आपके और मेरे जैसे ट्रेडर करते थे तो 2.5-3 हजार का होता था, अभी 2.5-3 हजार के बदले ऑलरेडी 25,000 30,000 का बाइंग हो रहा है, तो फंड हाउस आया। तो LIC में मैंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई की 680 पे, फिर मैं क्या करने लगा उसमें BT ST करने लगा, फिर अच्छा कमाया, अच्छी क्वांटिटी लेता था और 10-10 रुपए ऊपर बेच देता था। फिर एक बार 726 में मैं अटक गया, दूसरे दिन डाउन चला गया, फिर तीसरे दिन वापस 726 आया तो मैं निकल गया, उसके बाद सीधा सेम डे 750 चला गया, अभी कल परसों की बात है। तो मेरे को कंफर्मेशन आया मेरी गलती हुई है, और मैंने इसको मैंने नोटिस किया कि इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, फंड हाउस आया बाइंग करने, फिर भी मैंने बेच दिया, कॉस्ट आई तो, और वो ऊपर गया तो मुझे कंफर्मेशन आया कि मैंने गलती की। तो आज 685 आया ना तो मैंने बड़ी क्वांटिटी उठा के रख ली। मैं बोला क्या अभी मतलब दिस इज माय स्टडी, इट्स टेक्निकल बट थोड़ा अलग स्टाइल का टेक्निकल है जो शायद बहुत लोग नहीं करते। Okay, thank you. देखो Chahal wanted to add something. Yeah, I just wanted to say कि मुझे फंडामेंटल्स तो इतने ज़्यादा क्लियरली समझ आते नहीं है, बट जो नॉर्मल पब्लिक डेटा होता है उसको देखिए तो उसमें LIC के ओवरऑल फंडामेंटल्स में नंबर्स में कुछ मैसिव लाइक ढंग का कुछ दिख नहीं रहा। टेक्निकल्स की जहाँ तक बात करें, आई थिंक 681 जो अभी आज का पॉइंट चल रहा है दैट इज अगेन एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम वो बहुत मैसिव सेलिंग मतलब जोन पे आ रखा है इस टाइम पे। एंड आई थिंक अमित सर ने जो लेवल बताया था वो 660 का था, आई एम नॉट टू श्योर कि वो मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। 620 हाँ। ठीक है, मेरा उससे वैसे काफी ऊपर का, आई थिंक कि 650 से 660 के बीच में अगर रहेगा, आई थिंक इट कैन देन सस्टेन अबव। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से।
सो बहुत वो LIC, किसी और टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है? ओके सर, डन ना भाई थैंक यू साहब? वेरी मच ऑल ऑफ हाँ, यू एंड मैं आपको थैंक यू मैम। हाँ, मैं आपको रिमूव करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, यस ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यस। आज शुगर स्टॉक्स में बहुत गिरावट आई है, तो 2 दिन बहुत ऊपर गया था, नाउ सडनली इट्स फॉलन, सो इज इट अ गुड टाइम टू एंटर शुगर अगेन, और व्हाट डू यू एक्सपर्ट्स फोरसी? सर इतनी शुगर तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। शुगर एक्चुअली न्यूज बेस्ड सेक्टर है। अगर न्यूज आती है तो थोड़ा स्पाइक आ जाता है, फिर वापस डाउन ट्रेंड आ जाता है। पर मुझे इतना इनसाइट शुगर पे पता नहीं है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। सो आई थिंक अमित या चहल अगर कुछ इनसाइट देना चाहे तो। अमित सर गो अहेड। शुगर में क्या है कि शुगर ना फर्टिलाइजर या कोई भी स्टॉक पकड़ लो, अगर मार्केट गिर रहा है ना तो हर जगह कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। अब मार्केट गिर गया 18,900 से 18,000 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट गिर गया, 5% का रिएक्शन आएगा। तो आपको लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ना होगा कि मिड कैप वन साइड चलता रहेगा? रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मतलब लॉन्ग टर्म हमारा है ना, एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का होता है, लॉन्ग टर्म होता है एटलीस्ट 3 से 5 साल। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो उसमें देखो, तो ये रोज की न्यूज देखोगे, रोज का व्यू पकड़ोगे, अलग चीज है। एक व्यू पकड़ के चलो कि भैया लॉन्ग टर्म में मुझे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई पूरा शुगर सेक्टर में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, फर्टिलाइजर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट पकड़ के बैठना है तो मुझे 5 रुपए के लिए गेम करना है। अगर मुझे लगता है फॉर एग्जांपल एक स्टॉक 10 का, एग्जांपल बजाज हिंदुस्तान देता हूँ, बजाज हिंदुस्तान मुझे लगता है 15 का है, 15 का 30 हो सकता है, 40 होता है, रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हाँ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो मैं वहां जाके 2 रुपए की गिरावट में डट जाऊं, मतलब अगर 2 रुपए नीचे आ गया तो उसमें डट जाऊं कि मैं उसको सस्टेन करके बैठू कि हाँ भाई ठीक है। हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारा पोजिशनिंग रॉन्ग होगा और उसमें जो हमने रिस्क लिया है वो रॉन्ग होगा। अब मैं 15 पे खरीद रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई मुझे इसमें मैक्सिमम मेरी पोर्टफोलियो साइज का 2% है या 3% है। अगर 3% है और वो 50% भी गिर जाता है तो 1.5% मुझे लॉस देके जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर। हमारी प्रॉब्लम वही आती है कि हम उसमें क्वांटिटी तो ना एक ही सेक्टर में इतना बड़ा कर लेंगे और गलती से गिर गया ना तो अब फिर हमें डर लगने लगेगा। तो पोर्टफोलियो साइजिंग उसमें मैनेज करेगा आपका, और कुछ चीज मैनेज नहीं कर सकते आप उसमें। बाकी न्यूज बेस्ड रहेगा तो फाबियो या घनश्याम सर या VN है नहीं, वरना वो एक्सपर्ट है शुगर सेक्टर का, वो जवाब दे सकता था। तो फंडामेंटल क्या होता है मुझे नहीं पता यार, मैं भी फंडामेंटल से थोड़ा दूर रहने वाला इंसान हूँ। शुगर सेक्टर से तो मैं भी दूर रहता हूँ। शुगर में ओरिजिनली कॉल था ऑलमोस्ट हर एनालिस्ट का कि 30-35% हाई जाएगा, दिस वाज अराउंड अ मंथ बैक, एंड सडनली 5 days बैक शुगर स्टार्टेड मूविंग। तो कार्तिक जी, मैं वही आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप 1 महीने पहले का व्यू था वो अभी 5 दिन पहले नहीं चलेगा सर, क्योंकि एक बार न्यूज आ जाती है, कुछ एथनॉल रिलेटेड रहता है, कुछ वहाँ पे क्रॉपिंग भी रहता है, सब कुछ रहता है। शुगर का ये बहुत बहुत बड़ा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, शुगर हो गया, ये जो ऐसे सेक्टर है ये न्यूज बेस्ड चलते हैं, इनको आप पूरा सस्टेनेबली एक साथ नहीं चला सकते। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल ओवर द न्यूज में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि शुगर में ऐसा कुछ आने वाला है या एथनॉल का कुछ होने वाला है, तो वो आपको थोड़ा सा एजाइल लेना पड़ेगा और उस चीज को पकड़ना पड़ेगा। अगर उस टाइम में आपने उसको पकड़ लिया तो यू कैन अर्न सम गुड मनी, और उसको ऐसा पकड़ के बैठने का, उसमें जितना जल्दी अप ट्रेंड आता है उतना जल्दी डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, तो वो भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा सर। मतलब पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मैं शुगर सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता हूँ। इट इज अ न्यूज प्ले, व्हेन द न्यूज कम go grab it and have your profits and then sit back and relax and wait for the next opportunity. Thanks, that answers. देखो शुगर सेक्टर में और एक चीज है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है ना, वो अपने मर्जी से प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे तो फिर सारी जगह पूरे भारत में चिल्लम चिल्ली मच जाएगी, फिर गवर्नमेंट उसके प्राइस भी कंट्रोल। दूसरी चीज है, एक्सपोर्ट भी करते हैं तो एक्सपोर्ट का कोटा गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उस हिसाब से पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल है ये सेक्टर पे, सारी चीनी मिल्स पे। अगर गन्ने का MSP बढ़ा दिया तो इनके ऊपर मार्जिन प्रेशर आ जाता है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है पूरी तरह से।
तो जब मोमेंटम आए उस समय उसमें घुसो, प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकल जाओ, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। यही सबसे बेस्ट प्ले रहता है शुगर सेक्टर में। परफेक्ट बताया घनश्याम सर। इसमें और एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ सर। अगर शुगर सेक्टर प्ले करना हो, व्हेन द क्रूड प्राइसेस आर गोइंग रूफ टॉप, बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस टाइम शुगर को पकड़ के बैठ जाना। अगर क्रूड प्राइसेस थोड़ा सा लो पे आ गए तो उस टाइम शुगर को थोड़ा सा अवॉइड करना। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब ना कोई फंडामेंटल ना कोई टेक्निकल चीज है, ये सिर्फ थोड़ी दिमागी चीज है। अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे तो भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। So on to our next speaker, Rajiv ji. Yes, Rajiv ji. Yes, go ahead. एक मिनट, अपने लिसनर में एक गौरव बजाज बोल के है, गौरव शायद निकल गया। तो घनश्याम सर उनको बोल दिया रिक्वेस्ट भेजने का। निकल गया। चलिए ठीक है, चलिए चलो। हाँ, राजीव जी का व्यू लेते हैं। और बताइए राजीव जी। सर आप लोग का ये डिफेंस में क्या व्यू है? बुलिश। जो अभी सर ये Fabio will answer it. एक काम कीजिए, आप डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल जो है उसको फॉलो कीजिए और उसके पूरे उस पे क्या चल रहा है, आज का क्या उसमें आया है, कितने हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उन्होंने AON दिया है, वो पूरा आज आया हुआ है। और उसमें से 97% जो है वो इन्वेस्टमेंट का वो मेक इन इंडिया के लिए रहेगा। तो उस हिसाब से अपना व्यू बनाइए। पवेल ओवर टू यू। ओके। क्योंकि सर मैं ना पिछले 5-6 साल से गार्डन सिल्क रिच शिप बिल्डर होल्ड कर रहा हूँ। अभी ये जैसे मान लो अभी अपर से कुछ 15% लो आया है, तो मैं सोच रहा हूँ और ऐड करूँ। मैंने कहा कि इसमें लोग पूछूं क्या आप लोग बोल रहे हो। सर ऐसा कोई सेक्टर होगा ना, वैसे फेबिलो आपको अच्छा सा आंसर दे देगा। ऐसा कोई सेक्टर है PSU स्पेशली डिफेंस, वी आर वेरी वेरी बुलिश। हम अगर आप कभी रोज आके स्पेस सुनेंगे तो हम इंडियन डिफेंस सेक्टर पे इतने ज्यादा बुलिश है, आपको मतलब किसी भी लेवल पे कहीं नीचे के लेवल में मिलता है तो आपको 100% उसको लेना चाहिए। ओके। हिमांशु सर कोई रीजन बता सकते हो उसका? उसका रीजन तो यही है, इंडिया इज गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट इन द डिफेंस सेक्टर। पहले जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो इतना बड़ा इंपोर्ट होता था, वी हैव कर्व्ड दैट डाउन। और मैन्युफैक्चरिंग में इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया इंडिया। ये तो मैं 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया। इतने ऑर्डर्स है पेंडिंग लाइन में, जो जहां उनको इतना जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं बाहर से, जो सारे जो भी डिफेंस के ये होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अभी आप सबसे बड़ा एग्जांपल है HAL को देख लीजिए। उनके पास टाइम नहीं है कि वो इंडिया की सप्लाई पूरी करे या एक्सपोर्ट करे। ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल है सेल्फ सफिशिएंट होने का इन द डिफेंस सेक्टर। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल में इंडिया आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इंपोर्ट तो बिल्कुल बंद कर देगा। टेक्नोलॉजी शेयरिंग रहेगी, बट ऑल द डिफेंस थिंग्स, चाहे किसी भी मान लीजिए, अगर आपको कोई शिप बिल्ड करनी है, आपको कोई मिसाइल बनाना है, ये सब इंडिया में होगा। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी और ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इन इंडिया। दैट इज व्हाई वी आर बुलिश, और हम काफी बार बात भी करते हैं। सो सर एक डाटा हमारे पास भी है जिसके लिए मैंने इतने दिन से इसको रखा हुआ है। गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें 2027-28 तक 40,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट टारगेट है, जो अभी ना केवल 3,000 के आसपास है। तो सर वही तो है ना, वही तो फोरसाइटनेस है कि इंडिया इतना केपेबल हो रहा है सर। आप मतलब ये इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। 2-3 एजेंसी का नाम मैं बताऊंगा। मैं DRDO, अगर DRDO को आप जानते हैं या उसके बारे में कुछ समझते हैं, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। हाँ, वो इतना एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पे। और
इंडिया मुझे लगता है बाय 2025 विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस। सारा कुछ घर में बनेगा और एक्सपोर्ट तो अभी तो मिल ही रहे हैं ऑर्डर और एक्सपोर्ट हो ही रहा है। और मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती कि 2025 तक हम कुछ फाइटर जेट से बना के इधर उधर एक्सपोर्ट करने लग जाए। ये मतलब कोई ऐसा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक अभी तेजस का ऑर्डर मिला है ना अफ्रीकन कंट्री से इंडिया को। मिल रहा है सर। इतना लाइट एयर बॉम्बर किसी ने नहीं बनाया अभी तक। जो वो अप्रिशिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ऐसी बात है ना सर, और लोग ले भी रहे हैं। आप लोग कुछ कंपनी का नाम, आप लोग एक दो कंपनी का सर नाम भी बोलो। हमारे पास 3 कंपनी है जैसे गार्डन। सबसे पहले मैंने आपको नाम बोल दिया। जो लीडर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसको वो सबसे पहला नाम आप नोट कर लीजिए। कहीं भी आपको अगर वो शेयर ऐसा लगे कि गिर रहा है या कुछ डाउन ट्रेंड में है, सबसे पहले उसको लीजिए। BEL लीजिए। ये 2 तो लीडर है और रहेंगे ही सर। मेरे पास सर 3 शेयर है। एक है गार्डन रिच जो मैंने 5 साल पहले लिया, डाटा पैटर्न 2 साल पहले लिया है, और एक मेरे पास भेल है जो मैंने अप्रैल 2020 में 20 रुपीज का आया था तब का लिया था। अब मैं इसमें कुछ शेयर और परचेज करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा अभी गिर रहा है तो पूछूं लोगों से क्या बोलते हो आप। नहीं सर, अपॉर्चुनिटी आप हमेशा तलाश कीजिए, पर एक अच्छा पॉइंट भी आ जाए। क्योंकि देखिए अभी तो मार्केट थोड़ा सा फ्रूटफुल है, थोड़ा सा इतना मंदी का माहौल नहीं है। अगर कभी ऐसा ड्रास्टिक अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वापस इनमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। हाँ नहीं, मैं ऑल टाइम बाई में ही रहता हूँ। बढ़िया है सर। चलो अमित भाई, फैबियो को कुछ बोलना था। फैबियो वांट्स टू ऐड टू डिफेंस पॉइंट, क्योंकि अपना सबसे बुलिश जो बंदा है फैबियो है डिफेंस पर। अरे आज से नहीं है, 6 महीने से, मैं 6 नहीं 9 महीने से सुन रहा हूँ इसको। फैबियो प्लीज। ओके अमित भाई नहीं ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन बोल दो घनश्याम सर, आप बोलो। चलो गुड नाइट, मैं लिसनर मोड में जा रहा हूँ। इतना सा बोल रहे हैं क्या? भाभी का डंडा पड़ा आपको, भाभी का डंडा पड़ा पक्का सर को। थोड़ा सा मजे भी ले लिया जाए। हाँ फैबियो, गो अहेड प्लीज। Yeah, so India's defense budget is around 5 lakh crores. Out of that, 2 lakh crore goes to around जो अपना salaries है और जो pensions है उसके पीछे जाता है। 2 lakh crores maintenance and operations में जाता है। तो ये मोटा मोटी ये हो गया। जो net capex है, जो new equipment आता है, that comes to around 1 lakh crores. Out of this, 90 to 95% earlier was imported. Now our target is to at least reach 30,000 crores का target था. We have already exceeded that target of manufacturing in India, that is made in India. That is first point. Second point is, if you go to see a very good example. I mean, this is, nobody would have understood why Japan increased its yield, or why has it kept it fungible, that it's going to let it go to Japanese yields have always been in negative or near zero, but they said that they can take it up to 0.5. Reason being is Japan has decided to increase its defense budget to 2% of its GDP. Never in its history since World War II, or since the nuclear attacks or nuclear bomb attacks on Japan, Japan has been into defense. The Japanese policy was, we will concentrate on the economy, and their defense was being taken care of was being taken care by US. But we all know what US has done in last 12 to 18 months. It is not a reliable partner anymore. So when Japan wants to take its defense budget to 2%, and it doesn't have an ingrown technology as of now, or most abhi unke paas, it's a very new industry in Japan, right? So when they start doing it, they will first have to import it. अगर कल का कल उनको कुछ हो, मतलब if there is some situation where they need their equipment, they don't have it now, so they would first have to import it. Now to import, they will have to spend yen. If the yen keeps on falling, their internal budgets would go for a toss. So what they simply did was they tried to make the yen stronger, and that is why. So आप देखोगे ये सब लास्ट 1 महीने में किया है जापान ने.
डिफेंस बजट का ये किया कि 2% पे जाएगा। ये साल का ही उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया। दे टुक इट टू सम कोई तो बिग 40 ट्रिलियन येन है और समथिंग है, और फिर एक हफ्ते में ही उन लोग ने आ गया। एंड नेवर इन लाइफ, आई मीन दिस वाज अ मार्केट शॉकर फॉर एवरीवन दैट जापान इज इंक्रीजिंग yields, so they had to strengthen their yen. So yeah, so these countries who never in their life thought that they would need equipment, defense equipment, are concentrating on defense. So that is the fear in everybody's mind today. And India's target is to. So today we are doing Made in India of 30,000 crores. We have to first. We need to. The target is to reach around 80%. Whatever we need, 80% needs to be made in India. Not only that, our defense exports were around 3,000 crores or something. We need to take this to 30,000 to 40,000 crores in next FY20 by FY25. So these are the broad targets. Now I never give companies, but I'll give you all a hint. Conventional wars are going to stop. When I say conventional wars, there would be missiles, aircrafts are fine. Next war is going to be fought in space. Yes, this is my hint. The next war will be fought into space, and private companies or even government-sponsored companies are going to be the biggest beneficiaries. Find these companies. ISRO listed है क्या? नहीं, now I had tweeted also this. If ISRO was listed, I mean, multi-billion dollar valuations would have come. ISRO is not, and it's not going to be about ISRO. You'll have to read newspapers, and a lot has happened in this space in last 1 month. ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बड़ा research करना पड़ेगा. It's just if you read newspapers every day, if you keep your eyes open, if you keep on reading stuff, it's there in front of you. Literally there in front of you. बेसिकली आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अगर आप करेंगे तो आपको ये पता लगेगा जो इंडिया जो PSUs है, दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन मार्केट्स। मुझे कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। अगर कहीं भी आपको मौका मिलता है, PSUs इज अ सेक्टर यू वांट टू गेट इन, एंड you will get very good returns in coming time. It will be the decade of India, the coming decade. I have no doubts about it. So चलो ये तो बात हो गई सारी। Up to the next speaker, अमित। मुझे बस एक चीज बोलनी है, that fabulous और amazing macro economic details। आप numbers अपने कैसे अपने सारे track रखते हो, that is something मुझे जानना है आपसे। Or you have like everything which you've mentioned, you have all the numbers in mind. I know it's obviously experience and research, but is there anything else, anything which you'd like to tell in this area about how to keep track in general of such broad areas? Or is it because you're in general a very long-term investor, so you look after those things? So if I'll be I am not being modest over here, and I'll be really honest. When I sit with these guys, I'm like the last person to have. I mean, मैं सबसे छोटा होता हूँ, या मेरे को 1% knowledge होता है, and these guys have numbers like 100 कंपनी का numbers उनको by heart रहता है, तो मेरे को तो खाली macro numbers याद रखता हूँ मैं। तो it is just interest. It is no hard work. It is nothing. It is if you're interested, you will get it. नहीं ठीक है, I just meant it in a light-hearted manner. Thank you. Yeah, thank you. I'll take that as a compliment. Thank you. Amit sir, question विवेक भाई one by one जाते हैं ना। लता जी यहाँ पे है, पहले वो लेते हैं and then we'll come back to you. Yes, Lata ji, go ahead. चलिए, she might be busy, so विवेक बताइए अपना क्वेश्चन। सर मेरे को 2 सेक्टर के बारे में थोड़ा मतलब फंडामेंटल जानना था। एक तो था अपना रेलवे सेक्टर, जैसे फ्यूचर में, जैसे अभी कुछ तो काफी सारी गतिमान भारत की नई गाड़ियां लॉन्च करने के लिए, तो उसके लिए भी इंफ्रा चाहिए रहेगा आगे चल के। फ्यूचर में नए लाइंस डेवलप करने पड़ेंगे, नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे उसके लिए। तो रेलवे सेक्टर में किस तरह से प्ले किया जा सकता है IRCTC के अलावा?
और दूसरा था मेरा सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी इसको लेके। तो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी बजट बेस्ड सिचुएशन मतलब ड्यूरेशन के टाइम पे ही मूवमेंट के लिए पिक करना चाहिए या फिर लॉन्ग रन के लिए भी पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है इनको? फैबियो मैं फैबियो पे क्वेश्चन पास ऑन कर रहा था। टेक्निकल में बाद में बोलता हूँ, फैबियो को फर्स्ट फंडामेंटल व्यू दे देने दो, तो दोनों व्यू क्लियर हो जाएंगे आपके। Railway, right? Railway. There are, as I said, that if you want to play railway, like if the government is launching X number of, so I guess it was 40,000 wagons or something that had come in the papers that government is going to launch 40,000 vehicles. So wagons. So आप divide कर लो कितनी trains होंगी ये, फिर उसके लिए आपको you will need the racks, you will need so many. So there are ways to play. One sector can be played in many ways. तो आप when they are saying 40,000 wagons, तो उसमें seats आएंगी, cushions आएगा, आप वो देख सकते हो. Then why? I mean, मैं सीधा मतलब इतना directly बोल दूंगा ना. There are, okay, I'll give you this hint, no issues for the mid-bike. There are steel structures that ready-made steel structures जो अंदर लगते हैं. There are companies who fabricate this and they supply it to railways. So that is one of the ways you can do it. There are lightings that are needed. That can be one of the ways. There are equipments where non-colliding. There is this new equipment, a non-colliding, like two trains shouldn't clash because it is going to be such a vast network. So एक anti-collision system आता है. That is one of the things. So there are ways to play it, or either you just go and buy the wagon manufacturer. Titagar wagon is at its Titagar wagon is at its lifetime high. दूसरा कौन सा था वो? दूसरा एक वेगन है ना, नाम भूल गया, एक और Texmaco एक वो है. So that has also given a breakout of 5 to 6 years or even more than that. तो ये दो स्टॉक है, देख लेना, मतलब आपको डायरेक्ट प्ले करना है. नेक्स्ट थैंक यू सर. दूसरा था सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी इसको लेके. सर देखिए, दैट इज अगेन अ न्यूज बेस्ड प्ले. वो न्यूज आती है तभी फर्टिलाइजर चलते हैं. और वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजर को दिक्कत नहीं है. इट इज अ गुड सेक्टर, बट जो उनमें रनअप आता है वो किसी भी न्यूज पे ही आता है. सो अगर कोई गवर्नमेंट का कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आया तो फर्टिलाइजर रन, वो आपको उस टाइम में एक बार निकल जाना चाहिए और वापस नीचे अगर आए तो वापस उसको एंटर कर लेना चाहिए. तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा. जो भी न्यूज बेस्ड सेक्टर्स है उनको स्मार्टली प्ले करेंगे तो अच्छा पैसा. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. चलो मैं उसमें एक और चीज बोलता हूँ. इन स्टॉक्स में ना मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स आएंगे. मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आता है ना, तो 2% के लिए, 5% के लिए या 10% के लिए नहीं आता है. वो आपको प्ले आउट करना होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ फैक्ट, टेक्स रेल, टेक्समाको, इनमें जो ब्रेकआउट आए ना, जो पहले नहीं आते थे. पक्का पता है कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके लिए पहले से ना प्री डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स हो गई, अब वो पकड़ के चल रहा है मार्केट, तो आपको एटलीस्ट बजट तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा. फ्रेश एंट्री आपकी मर्जी, करो नहीं करो, अपना एक स्टॉप डिसाइड कर लेना कि भैया अगर ये लेवल तोड़ा, क्योंकि ये सेक्टर है ना, जब साइडवेज चले जाते हैं 8-8 महीना, साल और परफॉर्म नहीं करते, आपको पेन देंगे, तब आप आके गाली दोगे कि अमित बोल के गया था कि ब्रेकआउट में पकड़ लेना. क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज हो गया, मार्केट नीचे की तरफ है, इसके लिए सारे स्टॉक पेन दे रहे हैं सबको. मुझे भी पेन दे रहे हैं, मेरे पास भी पड़े. वो मारते तो 10% सर्किट मारते, वापस मारते तो लोअर सर्किट भी मारते. तो ये पकड़ के चलना टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट है उनमें. वो शायद ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेंगे, थोड़ा सा डिप देंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देंगे, बट ओवरऑल एटलीस्ट टिल बजट जो भी आना होगा ना, बजट से पहले ये स्टॉक अगर चला, देखो अगेन कंडीशंस देखिए, अगर चला तो पक्का अच्छे से चल के आएंगे. 40-50% नहीं हो सकता है, डबल भी हो जाए. कई स्टॉक तो पीएसयू बैंक के डबल हो गए, कई स्टॉक आपने देखा रहेगा डबल ट्रिपल 4 गुना हो चुके. ठीक है, सारे सरकारी भी फर्टिलाइजर थे, वो भी अभी अच्छा खासा मूव दे दिए. उनके मूवमेंट को देख के डर लगता था कि अभी जितना तेज भाग रहे हैं उतना तेज वापस ये फिर गिरे तो क्या होगा इनका.
जब रिट्रेसमेंट का कैंडल दिखे, एक बुलिश कैंडल दिखे और इसका फॉलो अप बाइंग आ जाए, उस टाइम पे एंटर करो ना। उस पे डेली चार्ट लगाओ, उस पे 5 मिनट 15 मिनट आर्ली चार्ट मत लगाओ, उसमें एटलीस्ट डेली चार्ट पे काम करो। कैश स्टॉक में हमेशा डेली चार्ट पे काम करो। F&O स्टॉक से रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी रहे तो 15 मिनट 5 मिनट आर्ली भी देखो। आप वो प्रिंसिपल लगा रहे हो कैश स्टॉक में, क्योंकि कैश स्टॉक 20% 25% कभी भी गिर जाएंगे आपके बिना कहे, 50% गिर जाएंगे बिना कहे, बट वो वापस अगर उसमें दम है। अब क्योंकि वो चला 200% है, उसके लिए आप अपने को लग रहा है कि मैंने टॉप पे खरीदा 50% गिर गया, बट नीचे से आप देखोगे तो लगेगा भैया मेरे तो आज भी 75% पैसा बन रहा है उसमें जी। तो ये आपको चार्ट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा उसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है विवेक भाई, अगर चार्ट देखना नहीं आता है तो सीधा सिंपल न्यूज बेस्ड व्यू रखो। न्यूज आ गई, अपने को 20-25% का अपमूव मिल गया, प्रॉफिट बुक करो और वापस एंट्री कर देखो, या उस सेक्टर में कोई दूसरे स्टॉक्स देखो जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैंने सर अभी आरसीएफ लिया था 80 के राउंड, सपोर्ट पे से इसने बाउंस बैक किया था। उसके बाद फिर मैंने 112 113 के राउंड फिर वापस से थोड़ी एंट्री की, लेकिन अभी 2 दिन के फॉल डाउन के बाद ये सारा मतलब रिस्क रिवॉर्ड सब बराबर हो गया। अभी वापस से रेट टू रेट आने को हो गया वो अभी। तो मतलब पोजीशन साइज छोटा है फिर भी कंपैरेटिवली, बट आपका जितना भी हो सर, आपने 80 में लिया, उसके बाद आपने देखो इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आपको 20% तो रिटर्न मिला ना। तो आपको वहाँ ऐड करने की क्या जरूरत है, उसी को बुक कर लेते और वापस वेट करते। नहीं सर, अभी 114 पे क्या सर, पिछले 2-3 साल का इसने ब्रेक किया था अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो उस हिसाब से मैंने 50% क्वांटिटी और ऐड की थी। टोटल 50 हुआ है, मतलब 25%, मतलब जितना ओवरऑल बजट था एलोकेट करने के लिए, उसका ओवरऑल 50% ही एलोकेट किया था। लेकिन अब तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में है सर, तो आपको ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे प्रॉफिट पे एग्जिट करने की। तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप बड़ा व्यू लेके चल रहे हैं तो आप 5-6 महीने के उसमें मार्केट के मोमेंटम में उसको नहीं प्ले कर सकते। जी सर, श्योर, थैंक यू। चलिए विवेक जी, सो थैंक यू। So we have Mahesh. Mahesh, yes, ask your question. महेश, मुझे पूछना था क्या मीन्स ये मार्केट का ओवरऑल ये क्या है, और ओवरव्यू क्या है कि हर रोज अभी 3-4 दिन से तो ये गिरते ही जा रहा है, सब लोअर बॉटम कर रहे जा रहा है, रिकवरी भी नहीं दे रहा है कुछ। तो मीन्स कैसे प्ले करे इसको? मार्केट का ओवरऑल ये तो वही है, ऊपर ही जाना है। जाना है कि क्या? हाँ, तो वो वही है, जो ये है वो है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर बात ये है कि थोड़ा सा तो देखिए, अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था 8-10 दिन पहले। तो हर चीज को एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना सर। मतलब अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो वापस पीछे आके थोड़ी स्पीड गैदर करनी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा, फिर आप पूरा नए रिकॉर्ड हाई तक जा सकते हैं ना। तो वो वैसा ही चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट तो जाना आगे ही है, पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, तो उसको बियर कर लीजिए और तो उसके बाद मार्केट। यस यस सर, ठीक है, सॉरी। उनका क्वेश्चन था कि मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो 1000 पॉइंट गिर के जाएगा, 100 पॉइंट गिर के जाएगा, 2000 पॉइंट गिर के जाएगा। आई थिंक उनका क्वेश्चन उस ड्यूरेशन उस पर्सपेक्टिव से था। यस ट्रू। मैं इन द सेंस कि देखो कल डो जोन्स कभी हम उसको फॉलो करते कभी नहीं करते। कल 500 पॉइंट्स अप था, अपना मार्केट 60-70 पॉइंट्स ऊपर, और उधर से गिरना चालू हुआ। जहाँ पे केसेस ज्यादा है, चाइना, हांगकांग, जापान, वहाँ के मार्केट अच्छे ट्रेड कर रहे। फिर अपने मार्केट को ये अचानक से क्या होगा है? जो ये डाउ जोन्स वगैरह है, इसका इम्पैक्ट इतना मेजर आता नहीं है जितना सब बोलते हैं, इन माय ओपिनियन। वो सिर्फ हमारा गैप अप और गैप डाउन थोड़ा इजीली इंडिकेट कर देता है, और कुछ नहीं होता उसमें। उसके एग्जैक्ट बेसिस पे हमारी मार्केट चलती है नहीं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। अब ऑब्वियसली अब कल भी आई थिंक जब मार्केट डाउ ऊपर था 500 पॉइंट, तो हमारी मार्केट में भी फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद नीचे गिरा था। अभी वो नीचे दिखा रहा है, तो मोस्ट लाइकली अब गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग चलता नहीं है।
वो सिर्फ गैप अप और गैप डाउन थोड़ा इजीली प्रेडिक्ट हो जाता है, नथिंग एल्स। चल उसमें ऐड करता हूँ एक चीज ऐड करता हूँ, साइकोलॉजी आ जाती है। रिटेल जो ट्रेडर है ना, वो सिर्फ डाउ जोन्स देख के ना रिएक्ट कर देता है, क्योंकि मीडिया बोल दे कि डाउ जोन्स 500 पॉइंट नीचे, आज डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर है मार्केट। अरे पिन पॉइंट रिएक्ट नहीं करता है मार्केट, ओवरऑल रिएक्ट करेगा, ओवरऑल करेगा। देखो मदर मार्केट एक पकड़ लेना, मदर मार्केट आज भी डाउ जोन्स है, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। ओवरऑल रोज के रोज बेसिस पे निफ्टी रिएक्ट करेगा नहीं करेगा किसी के मतलब, हम जितने हम एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ते उतने हम भी न्यूसेंस ट्रेडर ही है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमें भी नहीं पता कि क्या रिएक्ट करेगा और ओवरऑल दिन में क्या करेगा। तो वो सिंपल सुबह का जो इमोशनल रिएक्शन होता है ना ट्रेडर्स का, वो इमोशनल रिएक्शन आ जाता है कि भैया 9:15 से 9:30 में वो रिएक्शन दिख जाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। महेश भाई सीधी बात बताओ, क्या पोजीशन ले रखी है ना, कहाँ पे फंसे वो बता दो, तो उसमें थोड़ा ज्यादा हेल्प कर सकते हो। डाउ जोन्स और जापान कोरिया इससे कोई मतलब नहीं है, क्या पोजीशन ले रखी है, क्या कर रखा है वो बता दो, तो उसमें ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। मेरे पास तो कॉल है अभी 29 के एक्सपायरी के आज ही लिए है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में लास्ट 4-5 दिन से। हाँ तो डेटा चल रहा है, आपको जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। अरे महेश भाई, आपने कॉल क्या स्ट्राइक प्राइस पे लिए है, ओटीएम लिए है या आईटीएम लिए है, मतलब क्या मेरा 18,200 का कॉल है। हाँ तो इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है, तो आप तो पास ही हो, तो क्या दिक्कत नहीं, ये मैं कॉल का नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो 4-5 दिन से हो रहा है, कौन सा भी लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, ना बैंक निफ्टी में बैठ रहा है ना निफ्टी में बैठ रहा है। डेटा सपोर्ट नहीं काम कर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा है, ओआई डेटा का काम नहीं कर रहा है। ये मेरा ये है। चलो मेरे को लॉस भी हुआ इस ट्रेड में, नो प्रॉब्लम, बट फ्यूचर का मैं सोच रहा हूँ कि ये कि और न्यूज भी नहीं काम कर रहा है कि जहाँ पे केसेस है उधर के मार्केट टपाटप टॉप लगा मींस अच्छे जा रहे हैं, जहाँ पे फेड का प्रॉब्लम है उधर का मार्केट टपाटप बढ़िया है, अच्छा नहीं टपाटप बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब बाबा इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी कैन अंडरस्टैंड भाई कि ऐसा। अभी तो आज तो और एक न्यूज मिला है कि एफआई ने भी बाय किया है, डीआई ने भी बाय किया, तो सेल किसने किया है? सर सेल रिटेल ने सेल किया है, रिटेल ने किया है, पैनिक में होकर सेल किया रहेगा। देखिए रिटेल अभी है ना, आफ्टर कोविड रिटेल इज द थर्ड पार्टिसिपेंट जो आना चाहिए उसमें, है ना। एफआई डीआई है, उसके बाद में नीचे रिटेल का कॉलम आना चाहिए, वो नहीं आया है, वो कोई बात नहीं। बट देखिए अगर आपने कोई पोजीशन ले ली है तो अब इतना ज्यादा आप पूरा ब्रह्मांड में मत घूमिए। मार्केट है, मार्केट का नेचर ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना, ऐसे ही होता है। तो इतना ज्यादा आपको पूरी दुनिया का सर्वे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च कीजिए, उसी का देखिए। क्योंकि कल भी तो ऐसा हुआ था ना, डाउ जोन्स बहुत ज्यादा अप था और आज मार्केट में भी सबको ऐसा लग रहा था कि आज 18,450 टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुआ क्या, 18,100 पे आ गए, है ना। और कल भी आज डाउ जोन्स नीचे है तो कल भी ऐसा हो सकता है और 18,300 तक चले जाए, तो वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप ये बाकी सारी चीजें देखनी छोड़ दीजिए, मतलब देखिए फॉर रेलेवेंस इट इज गुड, बट मार्केट अपने को करना तो ट्रेड इंडियन मार्केट में है, तो उसी पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। यस चाइल्ड, यू वांटेड टू से समथिंग। आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर आप अपनी एल्गो वगैरह रन कर वो बात अलग है, बट अगर आप नॉर्मली डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेटिंग फॉर योर सेटअप टू बी फॉर्म्ड बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, तो इस टाइम पे अगर आपको कुछ नहीं फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, फिर अगर वो ओआई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई चार्ट फॉलो नहीं कर रहा है, कोई न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा, देन यू डोंट हैव टू टेक अ ट्रेड एज वेल। कोई कंपल्शन नहीं है, इवन नो ट्रेड कैन बी अ ट्रेड। सो आई थिंक कि अगर आपको एक अनसर्टेनिटी का अपने अकॉर्डिंग पीरियड दिख रहा है, देन यू शुड नॉट एंटर इनटू द मार्केट in the short duration of time. चलो मोरल ऑफ द स्टोरी बोल देता हूँ। ये सारी अमित भाई मैं बोलूं क्या इसके लिए कुछ? एक सेकंड, मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बोलता हूँ। प्रॉब्लम है चाइना में, ठीक है, चाइनीज मार्केट एंजॉय कर रहा है उस चीज को, और चाइनीज मार्केट ऊपर चल रहा है, हैंगसेंग ऊपर चल रहा है, कोरिया ऊपर चल रहा है, सब ऊपर चल रहा है, जापानीज ऊपर चल रहा है। हम क्योंकि शायद हो सकता है हमारी पोजीशन से बिल्ट हो गई हो, हेवी पोजीशन हो गई, हम खुद ही ऑटो करेक्ट कर रहे हैं, हम ऑटो करेक्ट मोड में आ गए। तो अच्छी चीज है ना, ऑटो मोड करेक्ट में आ गए, तो हमें क्यों टेंशन लेना उसका। अच्छा है ना, ऑटो मोड करेक्शन चल रहा है, जहाँ डाउ
500 ऊपर था, आज पूरे इंटरडे में 200 150-200 पॉइंट ऊपर था, नया हाई मार रहा था जब मार्केट चल रहा था। और क्या किया निफ्टी ने कुछ ना किया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी शायद चलेगा, मेरे चार्ट पैटर्न में आया और मुझे भी लॉस होके गया। तो ऐसा नहीं कि हमें लॉस नहीं होता, हमें भी लॉस होता है। तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो ये डाउ जोन्स, एसजीएक्स, चाइनीज मार्केट, हांगकांग मार्केट, एशियन मार्केट, डैक्स, फुटसे सब देखना बंद कर दो। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है तो आपको ट्रेड करना है 915 से 330 तक का। आपको जो पोजीशन बनानी, कैश की पोजीशन बनानी, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो चार्ट सेटअप है उस पे आपको देखना चाहिए कि भाई मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता। अगर वो आपको नहीं समझ में आता है तो बेस्ट वे होता है, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, ईटीएफ के थ्रू पैसा डालो, एसआईपीस करो। उससे बेटर कोई तरीका नहीं होता। मार्केट गिरे और पैसा डालो, मार्केट कम गिरे कम पैसा डालो, मार्केट बढ़ जाए तो जो ईटीएफ नीचे में खरीदा था उसको ऊपर में बेच के आ जाओ। आपका ट्रेडिंग हो गया ना। क्यों रोज की मगजमारी करनी, क्यों ऑप्शन खरीदने, क्यों ऑप्शन बेचने। किसी को नहीं पता क्या होगा। मुझे कल को खुद को नहीं पता सुबह क्या होगा। महेश भाई, ये तो अमित से आपने राय ले ली, आगे से ध्यान रखना। पर 18,200 का जो आपने कॉल लिया है, ये 29 दिसंबर की एक्सपायरी का, वो आपको प्रॉफिट में छूटेगा। ये इतना सा मैं आपको थोड़ा सा दिलासा दे रहा हूँ। पर उसके बाद भी आगे से जो ट्रेड करना है ना, वो पूरा सोच समझ के करना। यस सर, थैंक यू। और कोई भी ट्रेड लेने के बाद ये मत सोचना कि इधर क्या हो गया, जापान में क्या हो गया, यूएस में क्या हो गया, यहाँ हो गया। जो ट्रेड लेना है कन्विक्शन से लो। अगर नहीं समझ में आता है तो जो अमित ने बोला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में खेलने के लिए। कोई आपको जरूरी नहीं है ऑप्शन में ही खेलना है, फ्यूचर में खेलना है। बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मार्केट को प्ले कर सकते हैं। पर अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसमें नहीं घुसना है। पैसा बचा के रखोगे तो वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपका, है ना। यस ठीक है, चलो। थैंक यू। एक सेकंड। हाँ ठीक है महेश जी, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, बट चहल का और प्रशांत का कुछ व्यू रहेगा। सो चहल यू गो फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, देन प्रशांत यू गो इट। सो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता किस चीज के बारे में बोल रहे हो आप। वही डाउ जोन्स देखने का, एशियन मार्केट देखने का, यूरोपियन मार्केट देखने का, ट्रेड इंडियन मार्केट करना है, को उससे कोरिलेट करने का। मेरा तो ये चीज होता है। वो तो मैंने बता दिया था। मेरे अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है, जो सेंटिमेंट, इमीडिएट सेंटिमेंट होता है, बट इवेंचुअली कभी वो एग्जैक्ट फॉलो करता है नहीं। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से टू दिस, आई ऑलरेडी सेड इट। प्रशांत, यू वांट टू ऐड टू इट? हाँ, नहीं, मैं एक सेंटेंस जो बोला ना कि कुछ चलता नहीं है, बेसिकली अगर 5 दिन में देखो तो बहुत कुछ चला है। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का डायरेक्शन वही रहता है ना कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट, अगर कॉल लिया। लेकिन अगर आप देखो तो ओनली इन 5 डेज जो विक्स ने 20-25% जो अपसाइड दिया है, उसमें अगर कोई भी पुट ऑप्शन लेके रखा है, चाहे स्टॉक नहीं भी गया, तो वो पुट ऑप्शन 1.5 टाइम्स हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि चला नहीं है मार्केट के अंदर। अब आपका डायरेक्शन गलत है वो मत बोलो, लेकिन नॉर्मली अभी मार्केट में जितना पैसा दिया, अभी मैं देख रहा हूं जो 50 पैसे का पुट है वो 5-5 रुपए में बिका है आज, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इन 3 डेज। और ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने 1-2 आइटम थे मेरे पास जो मैंने बेचे भी है। तो ये मत बोलो कि मार्केट में कुछ चल नहीं रहा है। इनफैक्ट अभी जो मूवमेंट हुआ है ना मार्केट में, ये पिछले 2 महीने नहीं मिला है मार्केट के अंदर मूवमेंट, जो पिछले 5 दिन में मूवमेंट मिला है। चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो, पर मूवमेंट हुआ है। इसके पहले तो इतना डल मार्केट था कि रोज सुबह उठो, ऑप्शन देखो, शाम को देखो, वो 10 रुपए नीचे में ऑप्शन पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब भी कुछ मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, और डेफिनेटली जो ऑप्शन बायर है, चाहे वो कैसा भी रहेगा, उसको क्या ऑप्शन लेने का मतलब है, वो सट्टा करने के लिए आया है। तो ये मत बोलो कुछ चल नहीं रहा है, चल तो अभी बहुत कुछ रहा है। एक्चुअली पिछले 4 दिनों में जितना चला है ना मार्केट, डायरेक्शन वाइज मत बोलना, बट बहुत अच्छा चला है। अगर आप राइट डायरेक्शन में तो बहुत पैसा मिला है। डन। फेवरेट प्रशांत। सो वी हैव लता मैम। जिगर, मैं तुझे मना किया ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर भी तू ट्रेडिंग कर रहा है ना। चल, आई विल गो विद यू फर्स्ट। मना किया ट्रेडिंग नहीं करना है। अमित भाई, मैंने ट्रेडिंग उस दिन के बाद से मैं की भी नहीं है। मैंने जिस दिन आपने मुझे रात को 1.25 घंटा समझाया ना व्हाट्सएप कॉल पे, मैंने ट्रेडिंग नहीं किया।
अब बस मुझे 2 चीज जानना था। मेगास्टार जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो से मैंने एग्जिट कर लिया है। वन एंड ओनली व्हाट आई एम होल्डिंग इज अदानी विल्मर, दैट्स इट। अब वो मैंने आपको मेरी होल्डिंग बताई थी 715 पे मैंने 100 लेके रखा है। अब मुझे ये जानना है ये 550 के लेवल पे आया है तो मुझे क्या इस लेवल पे थोड़ा ऐड करना चाहिए, या जो है जैसा है मैं रहने दूं, कुछ ना करूं, ये डर शांत हो जाए उसके बाद? जो है जैसा है वैसा रहने दे, कुछ छेड़खानी मत कर, सिंपल। ठीक है, जो है जैसा है वैसा रहने दे, भूल जा कि अडानी विल्मर भूल जा। जो बाकी तुझे समझाया था वो चीज करके आ, बेस्ट चीज रहेगा लाइफ के लिए। ठीक है, डन डन। उस दिन गाली दे के समझाया था, आज प्यार से समझा रहा हूँ। तू पब्लिक फोरम में गाली नहीं दे सकता, तुझे पता है। उस दिन बहुत प्यार से समझाया था, प्यार के साथ तुझे पता मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, नहीं तो वो करेक्ट चीज मत करेक्ट करो, वो चीज मत करो, वो चीज मत करो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दर्शन। दर्शन प्लीज गो अहेड। हाय, मेरे को कल एक क्वेश्चन था कि जैसे बराबर आपने बोला कि जब डायरेक्शन पकड़ा तो पैसे मिले, मैंने भी अच्छा खासा कमाया। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जब मार्केट गिरता है हम लोग को ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? स्टॉक्स पे? स्टॉक्स में आप फ्यूचर शॉर्ट करके या पुट खरीद के उसमें मल्टीफोल्ड करो, या एक इंडेक्स पकड़ के उसमें बैठते रहो? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोविड आ भी गया, वी डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं जब डाउनफॉल था तब मैंने ट्रेड नहीं किया था, टू बी फ्रैंक। मैं उसके बाद गया मार्केट के अंदर, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो टाइम पे हाउ टू ट्रेड। सो मेरे को उसके बारे में खाली पूछना था। आप सिंपल ETF में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जैसा आपने बोला ना, मुझे लगता है आप 2 साल से ट्रेडर हो, इन्वेस्टर। तो आपको पता मार्केट क्या है क्या नहीं है। आप सिंपल ETF के थ्रू जाओ मार्केट में, ETF खरीदते लोगो विद प्रॉस्पेक्टिव ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स, नॉट 2 इयर्स। बस वही चीज करो, उसके अलावा कहीं मत जाओ, कोई स्टॉक मत पकड़ो। पहले मार्केट सीखो। मार्केट सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इस मार्केट में एंटर मत हो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ETFs के थ्रू जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, और कुछ बेस्ट वो तो मंथली प्रॉफिट से वो ETF तो चालू ही रहता है जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग से निकलता है। बस वही चीज करो। आप इंडिविजुअल स्टॉक ना ढूंढो, आप निफ्टी ना ढूंढो, ना निफ्टी के ऑप्शन करो। पहले मार्केट समझो, पहले मार्केट सीखो, बहुत सारी बुक से वो पढ़ो, फिर उसको में ना एक एक लॉट ट्राई करो। स्टार्ट करो एक निफ्टी के एक लॉट से, अगर ऑप्शन समझ में आता है तो, वो भी बाइंग साइड का, सेलिंग साइड का नहीं। सेलिंग आता है तो सेलिंग भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब पैसा जाएगा ना, गलती से वो सेलिंग आपने किया, उल्टा चला गया, तो बॉस पैसा जेब से लग जाएगा, तब आप बोलोगे। हाँ, तो चीज मत, जो चीजें नहीं करने की ना, हम वो पहले समझाते हैं, जो करने की है हम बाद में समझाते हैं। तो ऐसा उल्टा चीज मत करो कि जहाँ पैसा से इतना बड़ा लग जाए कि वापस मार्केट में ही नहीं रहो, और आप मार्केट को आके गाली दो। क्योंकि नितिन कामत साहब खुद बोलते हैं कि 99% पीपल लूज मनी। अगर आपको 1% में आना तो बहुत सारे डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। डिसिप्लिन सिंपल है, ETFs के थ्रू जाओ, 5 साल का पर्सपेक्टिव बनाओ कि भैया 5 साल के लिए मेरे क्या क्या इंडेक्स दिख रहे हैं। आप उस टाइम जब ETF इन्वेस्ट करो तो आप मंथली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, डेली और आवर्ली और 5 मिनट का चार्ट बनना देखना आप, वो आपको वही चीज करनी है, कुछ नहीं करना है। इन्वेस्ट करो, जहाँ जो भी आपकी सैलरी रहेगी, जो भी बिजनेस रहेगा, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, उसमें से सेविंग करके ETFs में डालो। 5 साल ये पकड़ो कि भैया 5 साल मुझे मार्केट सीखने का है। अगर मुझे CA करनी है, क्योंकि मैं CA हूँ, तो मैं CA के बारे में बोल सकता हूँ। फैबियो CFA है, चैल बहुत अच्छी ट्रेडर है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इन सबको पर्सनली जानता हूँ। तो हम जब काम करते हैं, प्रशांत दोनों प्रशांत है, मैं दोनों को पर्सनली जानता हूँ, फोन पे भी बात करेंगे, तो इनको भी समय लगा। आपको लगता है आप 1 साल मार्केट में आप पैसा कमा लोगे? बॉस घनश्याम सर है, घनश्याम सर खुद बोलेंगे भैया मुझे CA करते इतने साल लग गए, उसका प्रैक्टिस हर चीज को, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में समय लगता है यार। आपको क्यों लगता है कि आप आ जाओगे और कल पैसा कमा लोगे? मार्केटिंग की गारंटी दी है आपको कि आपने पैसा लगाया तो बस। उसमें कंडीशन, जब म्यूचुअल फंड वाला खुद बोलता है म्यूचुअल फंड इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, जब वो खुद इतना बड़ा, जिसके पास 10,000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ नहीं, 2 लाख 5 लाख करोड़ के, उनके ऐड में भी यही चीज आती है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट ने कोई ऑब्लिगेशन लिया आपका कि आपको पैसा देके जाएगा? तो चीज मत करो, ETFs के थ्रू पैसा डालो, 2-4 साल मार्केट को सीखने में लगाओ। आपको ट्रेडिंग ही सीखनी है ना, 2-2 5-5 शेयर से करके देखो, भैया 5 शेयर में मेरा पैसा बन रहा है। अगर 5 शेयर में पैसा बन रहा है तो उसको 10 करो, 10 को फिर 20 करो, 50 करो, 100 करो, और टॉप नोट स्टॉक में रहो। थर्ड रेट स्टॉक में मत जाओ, आपको टॉप निफ्टी के 10 स्टॉक पकड़ लो, उतना भी काफी है।
अगर उसमें पैसा बन रहा है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल की वो चीज प्रैक्टिस करो। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते ना तो भैया आप आए हो सिर्फ सट्टा करने, सट्टे में पैसा नहीं है। पैसा तो एक ही है कि हम क्या कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, हम कितना रिवॉर्ड निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ और कुछ ना करता, मुझे पता मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का मुझे कितना अगर लॉस आएगा, मैं पूरा पोर्टफोलियो बटन मुझे एक सेकंड लगता है दबाने को। तो ये चीजें मत करो, ठीक है? कोई बोल देगा ना मैं ऑप्शन सिखाता हूँ एक दिन में पैसा बनाएगा, ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। चल, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? Yeah, I wanted to say I agree with most of what you've said. एक चीज है लेकिन कि मैंने इतना नोटिस किया पर्सनली कि जितनी भी लर्निंग्स हुई हैं वो कभी कभी बुक्स पढ़ के या फिर थ्रेड्स पढ़ के या फिर वेट वगैरह करके, ना ही पेपर ट्रेडिंग से हुई है, वो लॉस करके ही हुई है। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच के ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, यू शुड नॉट रिमूव इट ऑल टुगेदर। जैसे सर ने बोला, आप छोटा छोटा आपको ट्रेड करते ही रहना चाहिए, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग एवरीथिंग। जो भी मेन लर्निंग आएगी वो कभी वेट करके या फिर कभी आपको रीड करके या फिर लोगों को एनालाइज करके इतनी नहीं आएगी जितनी आपको खुद का लॉस करके आएगी। दैट्स समथिंग व्हिच आई वांट टू ऐड। So we have Lata madam also. Lata ma'am, you want to add something? Thank you both. Hi Amit, thanks for inviting me, and good evening to everybody. I don't have much to say because most of the talk is about trading, and I'm more of an investor. I'm not saying I don't trade, but mostly my focus is on investments. So my concern was about the next 2 months till the budget, and the kind of stocks that should that should be very good investments from the post-budget point of view. So how would the budget affect investment stocks? That would be my concern. Madam, budget comes every year. If we are worried about budget, see, when probably you were listening about the railway sector, about all the other sectors we were speaking about, PSU banks, fertilizer stock, chemical stock, तो बजट आता रहेगा जाता रहेगा। मैं बेसिकली टेक्निकल बोला, बाकी फैबियो ऐड कर देगा फंडामेंटली कि क्या होता है, या कोई और ऐड कर देगा। प्रशांत भी आया तो प्रशांत भी कुछ ऐड कर देगा। तो मतलब दोनों प्रशांत है, एक प्रशांत भी है, एक और दूसरा प्रशांत, दो प्रशांत है अपने पास। तो मैडम प्री रैली तो आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जो डेटा है वो बोलता है कि भैया सेंटा क्लॉज रैली भी आएगी, प्री बजट रैली भी आएगी। हिस्टोरिकली मैं दिसंबर का जब सीजनलिटी इंडेक्स देखता हूँ, ये पहली बार है कि 6% डाउन है इंडेक्स फ्रॉम द टॉप, अप्रोक्सीमेटली 6% डाउन। जनरली नहीं होता, तो हो सकता है हिस्ट्री नया बन रहा हो कुछ जो हमें नहीं समझ में आता हो, प्रॉब्ली वी माइट टेक अ लॉस। बट यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, सब्जेक्ट टू रिवर्सल, जो भी अच्छे स्टॉक देख रहे हैं, जो भी वापस कल नया 52 हाई मारता है, माय फोकस इज ऑन 52 हाई स्टॉक्स, नॉट ऑन 52 लो स्टॉक्स और लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स। वहां पे जाके इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि वो इतना रनअप कर गए तो छोटा मोटा करेक्शन। मैडम आप समझ लो कि उसेन बोल्ट, कार्ल लुइस हमारे टाइम का था, उसेन बोल्ट आज के टाइम का है। जब हम बच्चे थे तो कार्ल लुइस ही पकड़ते थे। तो वो मैराथन रेस भाग रहा है। अब मैराथन रेस भागने के बाद थोड़ा तो ब्रीथ इन करेगा ना, तो अपना मार्केट इतना बड़ा भाग के आया, 6 महीने में 25% का रिटर्न दिया। अब डजंट इट नीड्स अ स्पेस टू करेक्ट इटसेल्फ? इंडिकेटर्स इतने ज्यादा ओवरबॉट में चले गए थे, थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन पकड़ के चलते हैं। ये मतलब मार्केट क्रैश नहीं है। इसको क्रैश पकड़ोगे तो 2008 को क्या पकड़ोगे और 2020 को क्या पकड़ोगे? तो ये छोटा मोटा करेक्शन है जो थोड़ा बहुत हो सकता है, 200-400 पॉइंट और कैरी हो जाए। बट यहाँ पे जाके अगर अपने को कुछ ना समझ में आता ना, सिंपल बोलता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ, 500 बार रिपीट किया है, शायद आपने भी सुना रहेगा, ETF में पैसा डाल दो, हमें नहीं पता कौन सा चलेगा। तो मेनली बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है निफ्टी ETF, बैंक निफ्टी का ETF, PSU सेक्टर का ETF, FMCG का ETF, इंफ्रा का अगर ETF मिलता हो चेक कर लेना। ETF में पैसा डाल के बैठ जाओ, कौन सा स्टॉक चलेगा मुझे नहीं चेक करना, सिंपल होता है कि ETF में पैसा डाल के चुपचाप बैठ जाओ और एटलीस्ट 2 महीने उसको दो पेशेंस के साथ। 2% पोर्टफोलियो से ऊपर उसका एलोकेशन मत करो, 2 से 3%, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। कौन सा चलेगा हार्ड टू से। हम तो फिर भी मॉडल्स चलाते हैं अपने कि भैया कौन सा चल सकता है, कौन सा आउट परफॉर्मिंग है,
जैसे फार्मा और फार्मा तो हम हमेशा मना कर रहे हैं इतने टाइम से, हमने कभी शायद फार्मा डिस्कस भी नहीं किया एक्सेप्ट सन फार्मा एंड सिप्ला, क्योंकि वो नए लाइफ हाई या मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। सन फार्मा मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है और सिप्ला मल्टी ईयर, मतलब सिप्ला लाइफ हाई पे खड़ा है। तो दो स्टॉक की बात करते हैं, बाकी मैं कभी डीवीज की बात नहीं करता। डीवीज में कभी ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से बात कर लेंगे, तो हमें ना ईटीएफ में पैसा डालना शुरू करना चाहिए। और मैं सिंपल बोलता हूँ, जितने लिसनर्स है ईटीएफ में पैसा डालना शुरू करो। ईटीएफ इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट। आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतना पैसा डालना, मेरे पास पेशेंस है, मुझे फॉर एग्जांपल 5% एलोकेट करना है कोई ईटीएफ में। फॉर एग्जांपल मुझे 5% एलोकेट करना है एफएमसीजी में। मैं नहीं बोल रहा कल सुबह जाके 5% डाल दो, 1-1% करके चालू करो ना, तो आपके 20% करके आपका एलोकेशन जाएगा उसमें। तो आपके 5 लॉट बने, 5 ट्रेड बनेंगे उसमें। जहां जहां सिंपल मूविंग एवरेज लगेगा, भैया 20 पे खरीदा, 50 मूविंग एवरेज पे खरीदा, 100 मूविंग एवरेज पे खरीदा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां जाके चुपचाप खरीद के बैठो और उसको समय दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में। हमें ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं भागेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठेंगे ना, तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। Okay, ma'am. Yeah, thanks. Yeah. Yes, I got it. No, I was just, I'm talking about investment, not for trading, you know. मैडम मैं खुद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मैडम मैं 20 साल से मार्केट में हूँ ना, मुझे 2020 के बाद समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 18 साल है ना, मूर्ख था वो 18 साल का, जब नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि भैया सिर्फ कैश मार्केट में जो बड़ा पैसा बनता है ना, जो स्टॉक पैसा देके जाते हैं। आज मेरा ड्रॉडाउन है, ठीक है, फ्यूचर्स में है, ऑप्शंस में ड्रॉडाउन है, बट वो सारा पैसा मुझे कौन बचा के दे रहा है? वो दे रहा है मेरा कैश मार्केट के इन्वेस्टमेंट जो करके बैठा हूँ। कैश मार्केट के इन्वेस्टमेंट 108% रिटर्न देके बैठे, कोई 400% देके बैठा है। तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो का एमटीएम वो गरीब लोग भर के चले जाते, जिनको हम गरीब समझते थे। पीएसयू बैंक का इंडेक्स में 1800 से बोलता था, आज 4000 भी आ जाता है, 30 ट्रेंड भी आ जाता है, तो मेरा 1800 का 3800 तो चल ही रहा है ना, मतलब 18 का 30 ट्रेंड चल ही रहा है, तो मुझे उसमें कोई इश्यू ही नहीं होता। तो मैं शांति से बैठा हूँ कि भैया ये लॉस दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है, ओवरऑल बुक क्या चल रहा है। जब मैं ओवरऑल मेरा कंटेक्स्ट पकड़ता हूँ, ओवरऑल में मेरा पैसा बन रहा है ना, आई एम हैप्पी विद दैट। हमें ओवरऑल देखना है, हमें स्टॉक वाइज ना देखना है। स्टॉक वाइज तो वही 2-5% का स्टॉप लॉस रख के चलना है। पूरी बुक में कितना है, उसका क्वांटिटी क्या है, मतलब मेरा पोजीशन क्या है, मेरा रिस्क क्या है, उसमें वो ओवरऑल पकड़ के चलना है। कि मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख में से अगर उस स्टॉक में मेरा 20,000 भी गया, कोई स्टॉक 20,000 कमा के दिया, तो मेरा नलिफाई हो गया ना। पूरे पोर्टफोलियो मतलब पूरे ड्रॉडाउन में अगर मेरा पूरा बुक मुझे 2% का ड्रॉडाउन दिखा रहा है, तो मैं तो खुश होना चाहिए ना कि भैया 7%, 5% मार्केट गिर गया और मेरा पोर्टफोलियो 2% की डाउन है ओवरऑल, मतलब फ्यूचर लेके, ऑप्शन लेके प्लस कैश स्टॉक लेके कोई तो मुझे बचा रहा है ना, तो कैश स्टॉक मुझे बचा के आ रहे। सेम टाइम फ्यूचर पैसा मेरा लेके जा रहा है, बट अगर मार्केट यू टर्न मारा तो कैश वाला भी पैसा देगा, फ्यूचर भी पैसा देगा और ऑप्शन भी पैसा देके जाएगा। वैसे तैयारी में बैठे, ठीक है मैम? Yes, sir. Thank you. Thank you. So we have Prashant also, both Prashant. So before Prashant, the other Prashant comes, I'll go to Prashant Jaju. Prashant, go ahead please, because you joined it for the first time. Thank you Amit bhai. Actually अगर मार्केट के बारे में बोलना चाहूँ तो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है जो हमें लेके जाएगा लगभग 19,300 तक का। देन उसके बाद में हो सकता है कि एक फॉल आए, मतलब जो एक राइजिंग वेज जो बोलते हैं वो एक चार्ट बन पा रहा है, जो मैंने अभी इसमें कमेंट्स में भी डाला वाला है, वो आप देख सकते हो। उस टाइप का पैटर्न, मतलब चार्ट पैटर्न बनने की फिराक में है अभी। और रही बात अभी जो आपने बोले अमित भाई कि पीएसयू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला दशक ही सिर्फ पीएसयू का रह सकता है। जिस तरह से मतलब अपने गवर्नमेंट को बोलिए या इंडिया को एक वर्ल्ड पावर बनना है या जो कुछ बनना है, तो पीएसयू के बगैर नहीं होगा ये सब। मतलब आपका आरईसी जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, देन स्टील सेक्टर में सेल हो गया, पीएफसी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,
ये सब चीजें जो पीएसयू दे पाएंगा वो प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं दे पाएंगा जितना पीएसयू दे पाएंगा। और हर स्टॉक अपना पीएसयू का जो है मतलब लगभग 5 से 10% मिनिमम डिविडेंड साल का देता है। और किसी को सेफ बेट अगर चलना है, बहुत मार्केट में सेफ चलना है, नहीं समझ रहा है किस चीज में इन्वेस्ट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। आने वाले 10 साल में आपका जो वैल्यू है स्टॉक का वो उससे कई गुना ज्यादा आपको सिर्फ डिविडेंड में मिल जाएगा। प्लस उसके बाद में जो भी आपको मतलब प्रीमियम मिलेगा वो आपकी कमाई रहेंगी। ऐसा लगता है मुझे। मतलब मैं बहुत सिंपल चलता हूँ, मतलब एफ एंड ओ बहुत कम करता हूँ, सारी चीजें कम करता हूँ। जैसे कैश स्टॉक ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ, मतलब कुछ छोटे स्टॉक्स में, कुछ बड़े स्टॉक्स में। बट मैं मेजरली पीएसयू में बहुत ज्यादा फोकस करने की इच्छा रखता हूँ, या फिर लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि आने वाले 10 साल के लिए मेजर आप पीएसयू में फोकस कीजिए। बाकी तो और कुछ नहीं कहना है। देखिए कुछ सवाल होंगे, किसी को जवाब चाहिए। मेरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ ना पहले, बाकी पब्लिक बाद में पूछते रहेगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, पीएसयू बैंक्स, पीएससी सेक्टर या सारी सरकारी कंपनियां? क्योंकि सरकारी कंपनियां 15 साल, हाँ नहीं, एक मेरा क्वेश्चन वापस प्रशांत हुई है कि 15-20 साल हो गए वो चली नहीं, आज 15-20 साल तक स्टॉक ब्रेकआउट देता है। तो मुझे पता है तू टेक्निकल भी फॉलो करता है, फंडा भी फॉलो करता है, तो उसमें अगर 15 साल 20 साल का ब्रेकआउट देता है तो मुझे भी जो दिखता है, पर मैं जाके वापस किसी से क्यों पूछता हूँ? Because I follow you, I know you follow very good charts. मैं तो एज अ एनालिस्ट भी पूछता हूँ, एज अ ट्रेडर भी पूछता हूँ, मेरा हक बनता है सबसे पूछने का। बिल्कुल 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 कि भैया मैं जो देख रहा हूँ वही सही दिख रहा है, किसी और को भी दिख रहा है। तो अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं, फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक में ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल पीएससी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ब्रेकआउट आता है, कोल इंडिया जो जिंदगी में ना चलता था वो उल्लू का पट्टा चलना शुरू हो गया। वो एनजीसी जो जिंदगी में ना चलता था, मैं एनटीपीसी की भी ट्रैकिंग करता था, एनटीपीसी मैंने ट्रैक करना बंद कर दिया था। बट मेरे आता है कि भैया मंथली ब्रेकआउट है, खरीद के जा इसको, कोल इंडिया है खरीद के जा इसको, ये है खरीद के जा। उसमें 10% का फॉल आ जाए और हम घबरा जाए, और वो स्टॉक बता रहे कि भैया मैं 100% सोच चुका हूँ, मेरा पोटेंशियल है कि हो सकता है मैं देखो मुझे नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है वो 1000 का भाव छप जाए एनटीपीसी पे। अब लोगों को चाहिए 1000 का भाव कल सुबह, अब कल सुबह तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। ऐसा नहीं अमित भाई, मेरा सिंपल फंडा है कि अगर आपको कोई भी चीज में एंट्री करना है ना, भले वो आपका ट्रेडिंग रहो या इन्वेस्टमेंट रहो, मैं दोनों चीज में स्टॉप लॉस फॉलो करने का सजेस्ट करता हूँ। मेरा बोलना ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट को भी स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मतलब अब जैसे आप बोले कि 10% का ड्रॉडाउन, अगर आपका 10% का ड्रॉडाउन अगर आप उसमें देख रहे हो, अगर आपका टारगेट उसमें 50% का, तो 10% का ड्रॉडाउन आपका मिनिमम 15% का ड्रॉडाउन का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 1:3 का रेशियो मैं फॉलो करता हूँ। और इनकेस आप जो बोल रहे कि लाइफ मल्टी मतलब 10 साल 15 साल का जो ब्रेकआउट जो कंपनी कोई देती है, तो कोई भी कंपनी जब इतना बड़ा ब्रेकआउट देती है ना, तो वो अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाती है बहुत सी बार। मतलब ऐसे मतलब 10 साल बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो उसने कभी वो देखी नहीं रहती लेवल, या फिर समझो कि स्काई इज द लिमिट फॉर दैट स्टॉक। तो उसके बाद में जब वो भागता है, जैसे इस बार आपने देखा होगा आरवीएनएल भागा, हम साल भर से आरवीएनएल को मतलब होल्ड करके थे 37 के लेवल से, कि भाई वो कितने लोगों ने तो निकाल दिए। मैंने इवन मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबको लेने लगाया साल भर तक, कि उनके मेरे को फोन आते रहे कि यार प्रशांत बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब वेट करो, समय लगेगा। साल भर उसके लिए वेट किए, और वो महीने 1.5 महीने में ज्यादा ज्यादा डबल हो गया अमित भाई। मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा 2 महीना लगाऊंगा। तो ये पावर है पीएसयू स्टॉक्स का। और मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि आने वाला दशक इसलिए स्ट्रांग है पीएसयू के लिए, वो फिर सेक्टर बैंक रहो या फिर पीएसयू सेक्टर हो, कोई भी रहो। क्योंकि तो अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो बैंकिंग ही आपको पैसा देने वाला है, जो पीएसयू देने वाला है। एसबीआई रही है, बैंक ऑफ इंडिया रही है, या कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा रही है, जो भी पीएसयू बैंक रहेगा। और उसके अंदर रहा बाकी जो भी सेक्टर, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं से सरकार को कनेक्ट होना पड़ता है, पीएसयू से कनेक्ट होना पड़ता है। तो मतलब ब्रेकआउट का तो इश्यू अलग हो गया, पर आने वाला जो सेक्टर अब पीएफसी जैसे हो गया, आरईसी आप देखोगे, आरईसी का स्टॉक, नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक, पीएफसी का स्टॉक, अगर आप मंथली स्टॉक चार्ट देखोगे या डेली भी उसका लॉन्ग टर्म का ऑल टाइम का चार्ट देखोगे ना, तो इतना सही, इतना जबरदस्त कंसोलिडेशन में है वो। जिस दिन आरईसी ब्रेकआउट देगा उस दिन आरईसी 400 to 500 का स्टॉक हो जाएगा, और ये 100 रुपए आपका सिर्फ वो 10 साल में डिविडेंड में दे देगा।
इस टाइप के स्टॉक्स है PSU। अच्छा प्रशांत, कोई प्राइवेट में PSU तो बहुत हो गया, डिफेंस सेक्टर में, और फैमिली इफ यू वांट टू ऐड टू इट, और चल यू वांट टू ऐड टू इट। अभी इन्होंने REC मेंशन किया था। जी जी जी, ठीक, नहीं कैरी ऑन, आई विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। हाँ नहीं ठीक है ना, आप बोलिए बोलिए, कोई इशू नहीं। हमें तो स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं देते हम। ठीक है, आई गेस अमित शाह करके है, ही वांट्स टू सेक्टर की बात कर लेते हैं ना, कोई इशू नहीं। सेक्टर की जब बात निकली है, PSU PAC सेक्टर की बात निकली, सेक्टर की बात कर ले तो उसमें क्या इशू हो गया है? विकास भी तो हमने बात, हाँ, विकास को भी रिक्वेस्ट भेजा है, क्रेडिट सर को भी भेजा है। तो अगर सेक्टर की बात चल रही है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया ETF के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर दो, नो मोर टेंशंस। ETF इतने बनते हैं आज, ETF में पैसा डालना शुरू करो, ETF रिटर्न देगा। हमें स्टॉक में समझ में आता है, ETF में पैसा चुपचाप डालो, ऐसा ही पीस करो उसको। तो अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं। अरे सब कर सकते हैं, अपना पब्लिक फोरम है, पब्लिक में बात ही कर रहे हैं ना अपन, कौन सा कुछ दे रहे हैं, खरीदो ना बेचो। सेबी पकड़ लेगी ना, सेबी मुझे पकड़ेगी एज अ होस्ट, मैं चला जाऊंगा, जेल में रह जाऊंगा। वो एटलीस्ट शांति तो रहेगी, वो परेशान ना करेगा मुझे, स्पेस ना कर, वहां से ट्रेड करेंगे। ट्रेड तो वहीं से बैठ के करेंगे ना, वहां भी कुछ ना कुछ। I don't speak on stock specific, I mean I don't give stock specific views। आप हिंट्स देते हो, फिर हमको गेस करना पड़ता है आप किसकी बात कर रहे हो। मैं स्टॉक का नाम बोल दूंगा, वो जो बोलेगा मैं बता दूंगा, उसमें क्या टेंशन है इसमें। विकास क्रेडिट सर, आपको दोनों को भेजता हूँ रिक्वेस्ट, आप एक्सेप्ट ना करते, आप लेके आओगे या पर्सन में गाली सुनोगे तब आओगे। चल, you wanted to add some stock? I didn't want to add anything. I just wanted to ask, मैंने REC सुना because that has been one of the most profitable trades for this year for me, and मैंने recently exit किया उसे, so I wanted to know कि उसका view क्या है इस time पे according to other people as well, nothing else। तो उन्होंने mention किया तो मुझे लगा मैं पूछ लेती हूँ। प्रशांत जी ने। जी चल जी, REC जो है, मैं एक्चुअली उसमें काफी बुलिश हूँ। मतलब ये समझिए मैं उसमें कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाऊंगा, बिकॉज अगर आप उसके फंडामेंटल्स भी, फंडामेंटल्स मुझे ज्यादा समझते नहीं है, बट अगर आप उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे ना तो फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म चार्ट, डिविडेंड, हर चीज पॉजिटिव दिख रही है वो तो। बस फिर उसमें बचा क्या है वो सोचने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, आप अभी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे ना, लॉन्ग टर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, हाँ वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके हाँ ठीक है। अमित भाई, टू यू। फैंटास्टिक पॉइंट प्रशांत। मतलब मैं तो खुद बुलिश हूँ इतना उसमें, मुझे लगता है वो इंडेक्स है ना, मतलब अब मैं बोलूं पब्लिक फोरम पे कि डबल ना भाई, वो क्या लेवल पे जाता है मुझे ना समझ में आता। तो पकड़ के चलो, वो स्टॉक्स खरीदने होते हैं, ETF के थ्रू खरीद लो। स्टॉक नहीं समझ में आता, ETF के थ्रू चुपचाप पैसा डाल के बैठो। या नाउ अमित टू अमित, एंड देन वी हैव डॉक्टर साहब आल्सो। हाँ अमित, बोलना भाई। एक्चुअली 4% अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा और मोमेंटम आज पकड़ा था। He has added, removed Bajaj Finance, ICICI 11% stake, and he has added 4% into REC. So one of the reason going bullish on REC is that also. The second thing I was asking about the PSUs, isn't it contradictory that we are running short of ideas, we are not getting any much private companies, then we are thinking of this PSU, because every time when it is happening, the last leg of the rallies, always in 2008 also when I was trading, I got stuck into MDNL and IDBI, because the last stage we get when we earn lot of profits, we find a good value investment, and then we search for the companies which are lying very low prices and has a lot of value, and suddenly they start rising, and then we get a trap. Before even you end the question, I'll answer that. See, I don't generally attack fundamentals. I generally don't attack fundamentals. So what is happening in PSU banks is their balance sheets are completely changing. Their balance sheet have completely changed. This is one of the biggest factor. Plus, why is index surging? Nifty have given you a return of 20%.
PSU बैंक एट द सेम टाइम गिवन 80%, जो आज तक उसकी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ठीक है, जब मैं कंपैरेटिव चार्ट लगाता हूँ ना भैया, ये कुछ चीज दिखा रहा है कि मैं आउट परफॉर्मर रहूंगा, छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा भैया। 12 रुपए की बैंक यूको होती थी, 8 रुपए की बैंक यूको होती थी, वो 30, 35, 40 के भाव पे चली गई मेरे पास 12 रुपए से। वो कुछ दिखा रहा है आपको। सी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सिंपल प्राइस एक्शंस, वो क्यों आ रहा है पूरा सेक्टर बाहर? हमारे पास आइडिया की कमी है क्योंकि हम इन्वेस्टेड नहीं हुए। लोग आज भी पीएसयू को इग्नोर करते हैं, कचरा सेक्टर है। जिसने इन्वेस्ट करके बैठा है ना, हम तो आज से नहीं, काफी विल रिमेम्बर, घनश्याम चल विल रिमेम्बर, और जो भी वो हमारे पुराने नेशनल है सबको याद रहेगा। हम 1500, 1800, 2000, 2500, 2200 जो भी लेवल आया था, सब जगह बोले पीएसयू बैंक खरीदो, पीएसयू बैंक खरीदो, पीएसयू बैंक खरीदो। अब अगर वो 10% गिर भी गया, अगर आपने 1800 पे लिया, आज 3800 है भैया, रिटर्न सोच लो कितने, क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। पब्लिक का स्टिल नॉट इन देयर। पब्लिक कब आएगी? जब वो और यहाँ से 200% चल जाएगा, 300% चल जाएगा। सिंपल एग्जांपल है पीएनबी मुझे पता है 30 रुपया, 28 रुपया, 32 रुपया चलता था, उसका डबल हो चुका है। कोई प्राइवेट बैंक में डबल हुआ उस टाइम में? लोगों को प्राइवेट बैंक से इंटरेस्ट घट गया, लोगों को इंटरेस्ट आ गया। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर रहेगा, मूर्ख इन्वेस्टर तो भी वेट करेगा नहीं। कोटक बैंक चलेगा 2 साल से ना चलता, एचडीएफसी बैंक चलेगा, वो एक जो स्पाइक मारा तो उसके बाद ना चल रहा। आईसीआईसी चलेगा, यस आईसीआईसी आउट परफॉर्मर। एक्सिस चलेगा, एक्सिस इज आउट परफॉर्मर। एसबीआई 150 का लो मार के 2020 में आज ऑलमोस्ट 600 खड़ा है, 4x रिटर्न। एसबीआई का मंथली चार्ट जाके चेक करो, जब प्राइस बोल रही है आपको भैया मैंने तो ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट है ना सिंपली 15-18 साल के है ना, 1x 2x के लिए नहीं आते हैं। आप हिस्ट्री में जाके चार्ट चेक करना, सबसे थर्ड ग्रेड स्टॉक पे मुझे लगता था पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा। बट जब चार्ट सेटअप में पहले डेली में है, फिर वीकली में है, फिर मंथली में है, जब कंफर्मेशन है ना तब जाके ऐड किया उनको। तो ये है ना, आइडिया कमी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास आइडिया नहीं। लोगों को लगता है आज ही ना प्राइवेट बैंक में पैसा डालेंगे। अरे जब एसबीआई इतना अभी सबकी सर्विसेज जाके देखो, तो महेंद्र नहीं आज, महेंद्र पीएसयू में काम करता है भैया, वो सर्विसेज जो देना शुरू कर दिए ना। पहले हम बोलते थे 1:30 के बाद जाओगे तो सिंपल बोले कि हमारा लंच ब्रेक है। आज जाके उनसे कुछ भी बात करो,